अस्सलाम वालेकुम एमडी गाइड एस्पिरेंट्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, ये वीडियो लाइव आनी थी लेकिन आप लोगों को पता है कि ये लाइव वीडियो नहीं आ सकी। जिन्होंने भी मेरी लाइव ज्वाइन की उन सबको आइडिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट का वही प्रॉब्लम चल रहा था जैसे कल था, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ब्लर आ रही थी, इमेजेस क्लियर नहीं थी। तो अच्छा, फिर से मैं आप लोगों को इस लाइव के बारे में बता दूं जो अभी आप लोग सुनने वाले हैं। इसमें आप लोगों के साथ अल्काइल हैलाइड्स, अमाइन अल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनाइल कंपाउंड का पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके फंक्शंस और बायोकेमिस्ट्री, और ट्राई करेंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। 5 या 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपकी इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो हम फिर बगैर लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस का। इंट्रोडक्शन में हमारे पास लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट 1 हेलोजन एटम, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हेलोजन एटम्स मतलब कोई भी हेलोजन एटम, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन, बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड होगा, यानी कि कोई हेलोजन एटम अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड होगा, तभी तो क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप और हेलोजन का ग्रुप। तो हम लोग जब अल्काइल ग्रुप्स और हेलोजन का ग्रुप मिलता है तो उसको हम जो प्राइमरी टर्म देते हैं उसको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू अल्काइल ग्रुप। अब इसको हम क्लासिफाइड करते हैं नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम उस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उस चीज़ को फिर हम उतना ही मतलब नाम उस हिसाब से देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम मोनो हेलो अल्केन कहेंगे यानी एक हेलोजन का एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाते हैं। फिर हमारे पास लिखा है कि जहाँ पे लिखा है कि मोनो अल्केन्स के हमारे पास एक हेलोजन एटम होता है, डाई अल्केन्स के पास 2 हेलोजन एटम, और इसी तरीके से ट्राई हेलो अल्केन्स के पास 3 हेलोजन एटम्स होता है। यानी कि हेलोजन एटम्स की बेस पर हम लोग उसको नाम देते हैं। मोनो हेलो अल्केन्स आर यूजुअली कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अब बच्चों, ये जो अल्काइल हैलाइड्स है जो कि चैप्टर का नाम है, ये कौन सा वाला अल्काइल हैलाइड है, मोनो, डाई या ट्राई? तो एमटी गेट में ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप सिंध से बिलोंग करते हो तो आपका पेपर सखर IBA लेने वाला है, और सखर IBA बुक लाइन उठाकर देता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। लास्ट पेपर आप लोग जाके देख लें 2024 का, पूरी की पूरी उसने जो है वो बुक लाइन्स दी हैं। तो मोनो हेलो अल्केन्स हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हम लोग कहलाते हैं और आर रिप्रेजेंट बाय फार्मूला RX। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R इसमें अल्काइल ग्रुप होता है और X इसमें हेलोजन एटम होता है। अब इसका जो R है वो ये अल्काइल ग्रुप है और ये जो X है वो हेलोजन एटम है। जो बच्चा ऑर्गेनिक पार्ट पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है उसको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हम X को हेलोजन से और R को अल्काइल हैलाइड से डिनोट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा है कि वेयर द जनरल फार्मूला ऑफ मोनो अल्केन इज CnH2n+1X। अब ये याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं यानी कि अल्काइल हैलाइड्स, उनका जनरल फार्मूला होता है। अच्छा, ये ना आप लोग सारी पॉइंट ना मेन होते हैं, तो ये चैप्टर किस तरह स्टार्ट में लिख दिया करो। उससे क्या होगा कि आप लोग जब चैप्टर खोलेंगे ना तो कुछ चीज़ें फ़ौरन से ही रिवाइज हो जाएंगी। जैसे जनरल फार्मूला हो गया, ये सब चीज़ें होगी, CnH2n+1X, ठीक है। अच्छा, वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसमें N जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अल्काइल हैलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड हमारे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे होते हैं क्योंकि वो एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, यानी कि वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज हो रहे होते हैं। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स, ये प्लास्टिक्स में भी यूज हो सकते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन बनाने में। एग्रोकेमिकल्स क्या होता है, एग्रोकेमिकल्स का मतलब है वो केमिकल्स जो फर्टिलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर के दौरान यूज हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है जब वीड्स की, उस टाइम पर जो पेस्ट आ जाते हैं या जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको जो ख़त्म करने के लिए स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उनको हम एग्रोकेमिकल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाता है, और इसके अलावा हमारे पास कहाँ काम आता है, प्लास्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में, और इसके अलावा जो है वो एग्रोकेमिकल में, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। अल्काइल हैलाइड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उस कार्बन एटम के जरिए जो कि हेलोजन एटम के साथ अटैच होता है। अ प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रेफर टू एन अल्काइल हैलाइड वेयर द हेलोजन बेयरिंग कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम।
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है जिसको हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास हेलोजन बेयरिंग कार्बन, इसका जो कार्बन होता है उसके पास हेलोजन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजन बेयरिंग कार्बन। ये बॉन्ड होता है एक और अदर कार्बन से। जब 2 कार्बन एटम अटैच हो जाते हैं हेलोजन बेयरिंग से तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और जब फाइनली 3 कार्बन बाइंड हो जाएंगे हेलोजन बेयरिंग कार्बन से तो उसको हम टर्शरी हैलाइड अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहा जा सकता है, सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहा जा सकता है और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहा जा सकता है। फर्स्ट डिग्री या जो है वो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। अब यहाँ पर हमारे पास पहले एग्जांपल फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी की है, तो आपको दिख रहा होगा ये कार्बन है जिसके साथ हेलोजन एटम बॉन्ड है। देखो उन्होंने कहा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जो है ना वो बॉन्डेड हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जिसमें कार्बन और हेलोजन एटम बॉन्ड हुआ हुआ है। अब इसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप शामिल है तो फिर हमारे पास हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड। 2 है तो अल्काइल हैलाइड सेकेंड डिग्री, 3 है तो थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा जी, अब एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो होता है, अच्छा ये एग्जांपल्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कई दफ़ा आपको एग्जांपल्स दे दी जाती हैं और आपसे बोला चाहता है कि आप इसमें से बताएं कि कौन सा फर्स्ट डिग्री है या कौन सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है या टर्शरी। तो एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है 1 ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंडरी है 2 ब्रोमोप्रोपेन और टर्शरी है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये याद रखिएगा आप लोग। पहला हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसकी एग्जांपल है। दूसरे की 2 ब्रोमोप्रोपेन और तीसरे की जो है वो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। लेट अस कंसीडर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl as an alkyl halide. The geometry of molecule is explained by hybrid orbital theory. Carbon of methyl halide is bonded with 4 atoms. कार्बन जो होगा मिथाइल हैलाइड का वो किससे बॉन्ड होगा, 4 एटम से बॉन्ड होगा, विच मीन कार्बन इज यूटिलाइजिंग इट्स ऑल 4 वैलेंसीज। इसका मतलब क्या है कि कार्बन चारों एटम से बॉन्ड है और उसकी चारों वैलेंसीज जो है वो फुल होंगी टू प्रोड्यूस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं, 4, क्योंकि चारों वैलेंसीज फुल हैं। और ओरिएंटेशन एंगल कितना होगा इसका, 109 डिग्री। अल्काइल हैलाइड का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। और इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल होती है। दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर शेयर्ड विद 3 s ऑर्बिटल। अब ये जो 4 sp ऑर्बिटल है ना, ये वाले sp 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 आपको दिख रहा होगा, ये बॉन्ड हुए हैं ss ऑर्बिटल से 4। और 1p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैड एन ओवरलैपिंग टू मेक 4 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर जो है ये एक p से बॉन्ड हुआ है और ये जो p से बॉन्ड इसने किया हुआ है ये हेड ऑन कोलिजन है और इसकी वजह से जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था अल्काइल हैलाइड का। इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं, एक तो ये है कि इसका एंगल 109 होता है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होती है। और अच्छा, ये हम मिथाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब हर अल्काइल हैलाइड का वैसे अलग स्ट्रक्चर तो नहीं होता, बट स्टिल आप लोगों को फिर भी याद रखना है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथाइल क्लोराइड की बात की जा रही है। मिथाइल है यानी कि अल्काइल ग्रुप है और क्लोराइड मतलब हेलोजन ग्रुप। तो ये हमारे पास बन गया R और ये हमारे पास बन गया X। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। Physical state: alkyl halides with lower number of carbon atoms and different halogen atoms exist as gas or liquid at room temperature. Halogen lower number of carbon atom होगा alkyl halide का और different atoms में exist करेगा, यानी गैस में भी लिक्विड में भी अगर lower number of carbon होगा तो। Whereas alkyl halide with higher carbon number और alkyl halide जिनके कार्बन नंबर 18 से ज़्यादा हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास जो 18 से नीचे वाले हैं वो हमारे पास लिक्विड होते हैं और जो 18 से ऊपर वाले होते हैं वो अल्काइल हैलाइड जो है वो सॉलिड होते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। दिस इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये क्यों होती है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, इसलिए वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं हो सकते। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे और वो वाटर के अंदर इतना सही से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं।
और वाटर के अंदर इसलिए डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बॉन्ड है वाटर के साथ, वो नहीं ये बना सकते। फिर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अल्काइल हैलाइड पोजेस हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं देन कंपेयर टू अल्केन्स के मुकाबले में। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कंपेरेबल होता है, यानी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हमारे पास बात की जा रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा और हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। किसका? अल्काइल हैलाइड्स का। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि किस किस मेथड से हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स, सम ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो। बहुत सारे मेथड से ये बन सकता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब उनमें से कुछ मेथड जो हैं वो हमें नीचे बताए जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी अगर हम एल्कोहल को रिएक्ट करवा देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन सकता है। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हैलोजिनेटेड एजेंट्स, अगर हम उसको हैलोजिनेटेड एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, हैलोजिनेटेड एजेंट्स में हमारे पास फास्फोरस ट्राई हैलाइड आ जाता है या फिर PBr, PI ये सब आ जाते हैं, तो भी हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड बन सकता है। या हम हैलोजिनेशन करवा दें अल्केन की, इस प्रोसेस में भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये तीन ही तरीके हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा पेपर ले लें और उस पेपर पे लिख दें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं पेपर मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ कैसे बनना है, और वो यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने ना कुछ इस तरीके से पॉइंट लिख लेना है। अब मैं आप लोगों को जल्दी से इसको पढ़ा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ। ये मैंने पॉइंट लिख लिया। जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है ना, तो हमने मेन पॉइंट लिख लिया कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड, हमने रिएक्शन करवाने अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर हमने ट्रेंड्स की बात कर ली कि सबसे ज़्यादा अब हाइड्रोजन हैलाइड का हमने रिएक्शन करवाना है। उसमें हैलाइड्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो होता है ना रिएक्ट, वो आयोडाइड करता है, फिर ब्रोमीन करता है। तो हमने उसका भी इस तरीके से रेशियो यहाँ बना लिया ताकि हमें ना कुछ चीज़ें याद रह जाएं। उसको हमें दोबारा अगर हमें जल्दी से रिवाइज करना है कोई चैप्टर, तो हम फटाफट से शॉर्ट नोट से भी कर सकें बुक खोलकर। इसके अलावा हाइड्रोजन को हम अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल के साथ अगर हम हैलोजिनेटेड एजेंट्स को रिएक्ट करवाएं तब भी बन सकता है अल्काइल हैलाइड। अब इसमें हमारे पास PCl3, PBr3 और PI3 होता है, ये सारे हमारे पास हैलोजिनेटेड एजेंट्स हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट मेथड होता है वो होता है बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की हैलोजिनेशन करवा कर। लेकिन इस मेथड को हम लोग एफिशिएंट नहीं समझते क्योंकि बुक में ये बात लिखी है कि ये मेथड एफिशिएंट नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से इसको अटैच कर लेना है। उससे क्या होगा कि इस तरीके से अटैच हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की। नहीं, हम लोग यहाँ पर थे ना, सबसे पहले हमने ये पढ़ना था। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन हैलाइड्स के। हैलोजन हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है हमारे पास हैलोजन। अल्कोहल कैन कन्वर्टेड बाय इनटू अल्काइल हैलाइड बाय द रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड्स। अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं अगर हम अल्कोहल को जो है वो रिएक्ट करवा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स फॉलोज द ट्रेंड HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। व्हेन प्रोड्यूसिंग एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। याद रखिएगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हम यहीं पे लिख देते हैं कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड के जरिए अल्कोहल बनता है तो यहाँ पे जो हमारे पास, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हमें थोड़ा सा चेंज दिखे। तो जब भी हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जिंक क्लोराइड जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को एग्जांपल में बताया गया, सबसे पहले क्या लिया, अल्काइल ग्रुप लिया। ठीक है, इथाइल अल्कोहल ले लिया, फिर उसको हमने OH के साथ मिला दिया अल्कोहल के साथ, यानी इथाइल अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल को OH के साथ मिला, अल्कोहल वाला मतलब जो है हमारे पास, फिर उसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HCl के साथ, और फिर हमारे पास क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया, यानी कि अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमने अगर इथाइल अल्कोहल यूज़ किया है ना और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ किया तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल यूज़ किया है और उसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ किया है तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बनेंगी। अब हम लोग रिएक्शन अल्कोहल विद अदर हैलोजिनेटेड एटम्स को रिवाइज कर लेते हैं। अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राई
हैलाइड PCl3 PBr3 PiC टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज मोर इजीली अवेलेबल, क्योंकि फास्फोरस जो ट्राइक्लोराइड होता है वो ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होता है, तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन के अल्कोहल को हम हेलोजिनेटेड एटम्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एसिटाइल अल्कोहल है और उसको हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास फास्फोरिक एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया। Alcohol reacts with thionyl halides SOX2 in the presence of pyridine as a catalyst। अब याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल को हम लोग थायोनाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये भी हेलोजिनेटेड एटम है, लेकिन ये स्पेसिफिक हेलोजिनेटेड एटम की बात कर रहे हैं कि जब भी अल्कोहल को थायोनाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास जो कैटलिस्ट होगा वो पायरिडीन होगा और फिर हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। दिस इज प्रेफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बोथ बाय प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट। ये सबसे ज्यादा मानने वाला, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड करने वाला मेथड है अल्काइल हैलाइड को बनाने का। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें जो हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिली हैं, ये हो गई या ये हो गई, दोनों हमारे पास गैसेस फॉर्म में है, दोनों बाय प्रोडक्ट्स इसके गैस फॉर्म में, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं बाय द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की हेलोजिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन अल्केन्स एंड हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। यानी अगर हम अल्केन्स का और हेलोजेंस का रिएक्शन करवा दें सनलाइट में या फिर बहुत तेज लाइट में, तो हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, और जो रिएक्शन होता है ये इंक्लूड करता है कि एक या एक से दो हाइड्रोजन एटम्स की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी वो वहाँ से हट जाएंगे इन अल्केन्स बाय हेलोजन एटम्स, और हेलोजन एटम्स उनको वहाँ से हटा देंगे। एक सेकेंड बेटा, हल्के, ओके, अच्छा वेट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो अल्केन्स। और फिर हमारे पास रिजल्ट में उसके जो हेलो अल्केन्स है उसके डिफरेंट मिक्सचर जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलोजिनेटेड अल्केन्स, और इसलिए होगा क्योंकि हमने डिफरेंट हेलोजिनेटेड अल्केन्स यूज किए। दिस मेथड इज नॉट कंसिडर्ड, इसको नहीं कंसिडर किया जाता है, ज़्यादातर इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है CH4 मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया यूवी लाइट यानी कि सनलाइट में या फिर हाई टेम्परेचर में भी करवा सकते हैं, तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ इथाइल आयोडाइड होता तो यहाँ पे भी हमारे पास इथाइल आयोडाइड बन जाता। फिर रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने अल्केन्स के मुकाबले में। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज एट्रीब्यूटेड टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये जो हाई रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड की, ये हमारे पास कहाँ एट्रीब्यूट करी है? क्योंकि पोलैरिटी जो है ना वो कार्बन हैलोजन एटम बॉन्ड की बहुत है। लाइक अल्काइल हैलाइड्स कंटेन हैलोजन एटम्स। अब अल्काइल हैलाइड के आपको पता है आपके उसको कि उसके पास जो है वो हैलोजन एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, which have high electronegativity than carbon, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है एटम, एंड thus make them electrophilic reagent। इसलिए अल्काइल हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। बच्चे ये सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। अल्काइल हैलाइड हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी शो कर रहे होते हैं, और दूसरा उनका जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि अच्छा, इसकी वजह से जो है ना वो हम लोग ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है इनको समझा जाता है या माना जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेक्स अल्काइल हैलाइड्स ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स व्हिच रिजल्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि होता है। फर्दर द बीटा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल बिकम एसिडिक ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टुवर्ड द हैलोजन मेकिंग इट एक्सपोज टू एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्टिविटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बात है ना बच्चों, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ बात है, वो ये है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका जो कार्बन हैलोजन एटम होता है वो पोलैरिटी शो करता है। दूसरा, इसमें जो हैलोजेंस होते हैं सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट उनको कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड आर कंसीडर्ड एज प्रीकर्सर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी प्रीकर्सर कहते हैं बनाने वाले को, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अंडरगो वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लोरोइथेन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू इथेनॉल इथाइल अल्कोहल by replacing the chlorine atom with a hydroxyl atom, showcasing the versatility of alkyl halide in organic synthesis। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर हम अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और जैसे अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरोइथेन है तो ये हमारे पास जो है
वो हमारे पास हम उसको इथेनॉल में यानी कि इथाइल अल्कोहल में भी चेंज कर सकते हैं अगर हम जस्ट उसका क्लोरो वाला पार्ट हटा के, क्लोरीन वाला पार्ट हटा के हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट लगा दें। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है और किस तरीके से ये करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल द सब्स्टिट्यूट टर्न एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके वीक न्यूक्लियोफाइल को हटाकर अपनी जगह जो है वो बना लेता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है, फिर यहाँ पर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसने आके अटैक किया इस पे और फिर उसने प्रोडक्ट को अपने साथ मिला लिया और जो दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल था वो चला गया। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इज अ केमिकल स्पीशीज विद इन अ मॉलिक्यूल दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डोनेट करता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ताकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सके दूसरे एटम्स के साथ। When alkyl halides are reacted with an aqueous solution of sodium hydroxide और sodium potassium hydroxides ions act as strong nucleophile। अच्छा, अब ये बात की जा रही है कि हमारे पास जब भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन किसका होगा, या तो NaOH का होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयंस का भी हो सकता है। और ये हमारे पास किस तरीके से वर्क करेंगे, एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा कि अल्काइल हैलाइड को OH के साथ रिएक्ट करवाया, अल्कोहल R के साथ SH थायोल, फिर CN तो नाइट्राइल, COR ईस्टर, OR ईथर और NH3 प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास सारे न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट दी हुई है और ये उनके रिएजेंट्स की लिस्ट दी हुई है, तो ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। OH का रिएजेंट NaOH ये KOH हो सकता है, SH का KSH, CN का NaCN, CH3C, ये आप लोग एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मेरे ख्याल से 15 मिनट तो हो चुके हैं इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए। चैप्टर थोड़ा सा रेगुलरली और दूसरे चैप्टर से बड़ा है और उसमें फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो ईजी हैं, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी कवर हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात करें और SN2 रिएक्शन की बात करें। SN1 मैकेनिज्म, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर बाई स्टेप SN रिएक्शन, 2 स्टेप में होता है। द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड इन 2 डिस्टिंक्ट स्टेप्स, 2 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। विद द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप, द हैलोजन एटम, जो हैलोजन एटम है जो लीविंग ग्रुप है उसका डिपार्चर होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के जरिए आपको दिख रहा है जो Br है उसका डिपार्चर हुआ है, लीविंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन द सेकंड स्टेप। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है ये कार्बन सिर्फ यहाँ रह जाता है, अकेला कार्बोकेशन हो जाती है इसकी, और फिर हमारे पास दूसरा स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके अटैक कर देगा, जैसे यहाँ पे HO ने आके अटैक कर दिया और फिर क्या बनेगा, अपना ही स्टेबल सा प्रोडक्ट बना लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो बातें की गई हैं कि ये हमारे पास कार्बोकेशन हो रही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है और ये इसका जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे बात की गई है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन मोर रैपिडली देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। याद रखिएगा, जो 3rd डिग्री का या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन को बहुत तेजी से परफॉर्म कर देता है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल्स में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि उनकी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उनका जो है ना वो ज़्यादा होता है। And favoring the formation of carbocation intermediate, thus facilitating the SN1 reaction. Chemical reaction that proceeds via SN1 mechanism exhibit first order kinematics। अब ये याद रखिएगा कि अगर हम ऑर्डर काइनेमेटिक्स की तरह बात करें तो SN1 रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और कार्बोकेशन करेगा, पहले जो है वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा, कार्बोकेशन हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो जितने भी इस तरीके के मैकेनिज्म होते हैं उनको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लेते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। उम्मीद है SN1 रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो है SN2 रिएक्शन की बात करें।
ये एक बाय मॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी मॉलिक्यूल्स तो 2 यूज होंगे लेकिन जो है वो 2 सिंगल स्टेप में होगा। इन द SN2 मैकेनिज्म बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑक्योर्स साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें एक ही में बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और एक ही में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर देता है। न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन पे एटम पे और लीडिंग टू द डिपार्चर ऑफ द हेलोजन एटम। और क्या करेगा, हेलोजन एटम जो है वो वहां से चला जाएगा। अटैच टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज वन साइड इज स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, हमेशा पीछे से, इसमें फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा SN2 रिएक्शन के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है। SN2 mechanism is directly observed in primary alkyl halides and methyl halides because primary carbocation and methyl carbocation are highly unstable due to lack of electron donating alkyl halides। अब हमारे पास जो है ना वो अनस्टेबल होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स भी और मिथाइल हैलाइड्स भी, इसीलिए इनका ज़्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा कि SN1 रिएक्शन हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जबकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल हैलाइड जो होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और जो SN1 था वो हमारे पास आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक था और SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, यानी कि ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे भी, जबकि जो हमने SN1 पढ़ा था वो सिर्फ हमारे पास सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था। अब हम लोग बात करें कार्बोकेशन की और स्टेबिलिटी की। कार्बोकेशन और ऑर्गेनिक आयंस दैट हैव पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम्स। कार्बोकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम्स होते हैं और दे आर फाउंड व्हेन अ कार्बन एटम लूजेस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब बनते हैं, जब एक कार्बन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कार्बोकेशन आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। अब वो आपके पास कार्बोकेशन प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी या टर्शियरी भी। किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन वो कितने बॉन्डेड है पॉजिटिवली कार्बन के साथ। उस कार्बन जो कार्बन जो कि कार्बन पॉजिटिव है या कार्बोकेशन करवा रहा है उसके साथ कितने कार्बन बॉन्ड्स है। कार्बोकेशंस आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, दे कैन फॉर्म एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कार्बोकेशन ज्यादातर एज इंटरमीडिएट यूज होते हैं, यानी कि दरमियान में यूज हो रहे होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। टर्शियरी कार्बोकेशंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेशन। याद रखिएगा टर्शियरी कार्बोकेशन जो होते हैं जिसमें 3 कार्बन अटैच होंगे उस पॉजिटिव कार्बन के साथ, वो ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी और प्राइमरी इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू कार्बोकेशंस दिखा रहे हैं कि ये आपके पास मिथाइल है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं अटैच। अब ये वाला जो CH3 है ना, ये हमारे पास वो कंपाउंड है जो कि कार्बोकेशन परफॉर्म करेगा। अब इस कार्बोकेशन के साथ आपको दिख रहा है कोई भी अटैच नहीं है, तो ये मिथाइल है। और फिर यहाँ पर हमारे पास आ गया प्राइमरी। तो आपको पता है मिथाइल और प्राइमरी हमारे पास जो है वो SN2 रिएक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जबकि टर्शियरी SN1 रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म करता है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि कार्बन के साथ सिर्फ एक ही जो है वो कार्बन यहाँ पर देखिए यहाँ भी अटैच हुआ हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 कार्बन जो है वो अटैच हुए हैं इसके साथ, ये जो हमारे पास कार्बोकेशन है, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपको दिख रहा है कि 3 अटैच हैं, तो इसको हम यहाँ पर टर्शियरी कहेंगे। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और मिथाइल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन की भी टाइप होती है E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। अभी हमने SN1 पढ़ा था न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन के बारे में, और उसकी टाइप अब हम जो है वो ये पढ़े एलिमिनेशन रिएक्शन और उनकी टाइप। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर द सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन ऑफ एटम्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाते हैं एडजेसेंट कार्बन, साथ वाले कार्बन के साथ, जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना रहा होता है। मैंने अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ दिखा रहे हैं कि ये अल्काइल हैलाइड और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एटम। अब यहाँ पे क्या होगा? जो हैलोजन एटम है ना, ये रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन हैलोजन एटम फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन, दोनों साथ वाले कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ ये रिमूव हो जाएगा। और ये रिमूव होने के बाद क्या करेगा? गिविंग अ मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट्स। और फिर यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स के प्रोडक्ट हमें जो है वो दे देगा। देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ आ गया, हाइड्रोजन का ग्रुप इधर जो है वो आ गया। फिर यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि इन बी एलिमिनेशन रिएक्शन बेस इनिशिएट्स द रिएक्शन बाय एब्स्ट्रैक्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट। जो बी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यानी यहाँ से जो रिएक्शन होगा उसमें जो हमारे पास जो है ना
प्रोटॉन है जो सबस्ट्रेट से वो लिया जाएगा, इट लीड्स टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ। अब हम लोग बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम E1 और E2 के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ E1 जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम फिर E2 को जो भी है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। E1 रिएक्शन नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और क्योर इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होता है। इन फर्स्ट स्टेप द हेलोजन एटम डिपार्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। पहले स्टेप में क्या होता है, हेलोजन एटम सबस्ट्रेट से जो है वो चला जाता है, कार्बोकेशन इंटरमीडिएट हो जाता है और फिर इसको हम स्लो रिएक्शन या रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कहते हैं पहले स्टेप को। अच्छा याद रखिएगा, जो भी रिएक्शन स्लो होता है ना वो हमारे पास मोस्टली रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। In the second step, a base substitute a proton from the carbon next to the halogenated carbon, leading to formation of double bond between 2 adjacent carbon atoms। और फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में कि यहाँ से हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन कार्बन से निकलेगा और वो हेलोजनेटेड एटम के पास चला जाएगा और फिर यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो फिर बन जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मैकेनिज्म था जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। E1 रिएक्शन हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग होता है जो फर्स्ट स्टेप है और स्लो स्टेप है। इन्वॉल्व द यूनिमोलिकुलर आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो है वो सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन भी होती है। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यानी जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा E1 और बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि अगर हम मैकेनिज्म ऑफ E2 डिस्कस करें तो मैकेनिज्म ऑफ E2 में हमारे पास लिखा है E2 रिएक्शन इज रेफर एज बायोमोलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर है और एलिमिनेशन रिएक्शन है। द मैकेनिज्म कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। इन विच बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग बेस आर इन्वॉल्व। इसमें सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होता है और अटैकिंग बेस भी इन्वॉल्व होता है। मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन इज फीसिबल इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद हॉट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल के थ्रू भी समझाया जा रहा है कि अगर E2 के मैकेनिज्म को हम देखें वो बहुत ज्यादा फीसिबल है। फीसिबल मतलब मुश्किल से होने वाला रिएक्शन। इसमें हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ये अलाउड किया, हमने इसको रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसने हमें इथीन दे दिया E2 मैकेनिज्म के जरिए। और बेस ने क्या किया, पहले अटैक किया इथाइल ब्रोमाइड पे, फिर उसने वहां से प्रोटॉन निकाला बीटा कार्बन से और फिर वो हैलाइड आयन जाके एलिमिनेट हुआ अल्फा कार्बन पर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किधर से, अल्फा से बीटा की तरफ। तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। तो इस प्रोसेस में पूरा ये काम हुआ। Therefore, as far as kinetics of E2 reaction is considered, the rate of this reaction depend upon the concentration of both substrate attacking base। अच्छा, अब देखो जैसे हमने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन जो था वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था और जो SN2 रिएक्शन था वो सबस्ट्रेट और उसके साथ साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। इसी तरीके से जो E1 रिएक्शन होता है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है और जो E2 रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करता है। अब हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन को जो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो अलोंग द एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। तो वो इसी तरीके से होते हैं जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी बेस की तरह एक्ट कर सकता है। हाउएवर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्योर व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्फा कार्बन। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होता है जब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पर, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है जब न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पर अटैक करेगा। ये एक सबसे बड़ा फर्क है। जब भी न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और जब भी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो है वो बीटा कार्बन पे अटैक कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब सॉल्वेंट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, बेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, टेम्परेचर क्या, सबस्ट्रेट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी हम इसी चीज के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट्स के इफेक्ट्स को देख लेते हैं। सॉल्वेंट अफेक्ट सब्स्टिट्यूट रिएक्शन आर फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स व्हाइल एलिमिनेशन रिएक्शन आर फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब सब्स्टिट्यूट सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो जो अल्फा कार्बन वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादातर होता है, जबकि एलिमिनेशन जो होता है वो नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ज्यादा जो है वो हम लोग उसको देखते हैं। अब हम बेस के इफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गर बेस प्रोमोट्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छा होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, वो हिंडर होगा यानी इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस में।
टेम्परेचर की बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर इनकरेज एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा कार्बन वाला रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा और अल्फा कार्बन वाला रिएक्शन कम हो जाएगा। सबस्ट्रेट के इफेक्ट की बात करें तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है वो सब्स्टिट्यूशन भी कर लेता है और एलिमिनेशन भी कर लेता है। यानी सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा, यानी बीटा कार्बन वाला रिएक्शन। और अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि अल्फा कार्बन वाला जो रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होगा। और सेकेंडरी तो हमारे पास दोनों ही परफॉर्म कर लेता है। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा डू यू नो पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स आर बीइंग स्टडीड एज अ पोटेंशियल थेराप्यूटिकल एजेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ डिजीज including cancer, HIV and tuberculosis. They are also used as contrasting agents in magnetic रेजोनेंस इमेजिंग। MRI में कैंसर की डिजीज में लड़ने से HIV या ट्यूबरकुलोसिस में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रिग्नार्ड एजेंट्स को यूज़ किया जा रहा होता है, यानी उसकी जो है ना वो कुछ कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। अब हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट पोजेस एटलीस्ट वन बॉन्ड विद बिटवीन अ कार्बन एटम। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो एटलीस्ट एक बॉन्ड बना रहे हो कार्बन एटम्स के साथ और मेटल एटम्स के साथ, इसलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर हम इसकी थोड़ी सी जो है वो एग्जांपल्स पढ़ें तो लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों को बनाने में भी काम आता है। मिथाइल कोबालामाइन इट इज डिराइव्ड ऑफ विटामिन B12। ये विटामिन B12 से बना हुआ है। इसी तरीके से डाइमिथाइल जिंक जो है वो इंसेक्टिसाइड को मारने में काम आ रहा होता है। टेट्राहेड्राइल लीड जो है वो हमारे पास नॉक इनहिबिटर होता है या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है। अब नॉक क्या होता है? जो गाड़ी में से कई दफ़ा आवाज़ आती है ना नॉकिंग की, उसको कम करता है कौन? टेट्राइथाइल लीड। अब बच्चों ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको अच्छे से याद रखिएगा कि मिथाइल जो है हमारे पास मिथाइल कोबालामाइन जो है वो हमारे पास विटामिन B12 का डेरिवेटिव है। ये सवाल आ सकता है, मेरे ख्याल से आया हुआ BMD गेट के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास डाइमिथाइल जिंक जो है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम आता है। टेट्राहेड्राइल लीड नॉक इनहिबिटर या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आ रहा होता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे को ज़्यादा स्टेप्स तो नहीं बताए हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के, रिएक्शन ज़्यादा बताए हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के। यस, रिएक्शन ज़्यादा बताए हुए मगर हमें उसका प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं बताई हुई, मतलब डिफरेंट मेथड से नहीं बताई हुई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट कंटेन अ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है उसके पास। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेल नोन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। द नेम ग्रिग्नार्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये जो नाम है ग्रिग्नार्ड ये हमारे पास विक्टर ग्रिग्नार्ड से आया है। हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड दिस कंपाउंड सब्सिक्वेंटली अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1912। 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को एक नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि उसने ये कंपाउंड जो है वो बनाया था। कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। बच्चों ये बन कैसे रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में, और उसके बाद हमारे पास जो है वो बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद हमारे पास एक्स हेलोजन है, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यानी इथाइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी इसमें हमारे पास जो है वो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इथाइल भी है और हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम भी है, मेटालिक कंपाउंड्स भी है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिपेंड अपॉन टू चीज़। अब दो चीज़ें हैं जिस पर फॉर्मेशन डिपेंड करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कि वो कैसा फॉर्म होगा। एक तो साइज ऑफ अल्काइल पे और नेचर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की कैसी नेचर है। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात करें, द लार्जर द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप द मोर डिफिकल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितना अल्काइल बड़ा होगा उतना मुश्किल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा उतना ईजिली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और नेचर ऑफ, तो यहाँ ना हम छोटा सा लिख देते हैं कि लार्जर होगा अगर अल्काइल तो हार्ड टू फॉर्म
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह की बातें ना आप लिख दिया करें, इससे क्या होता है कि जब भी आप इसको रिवाइज करते हैं ना तो वो इजीली रिवीजन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ हैलोजन एटम की बात करें, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड नेचर ऑल्सो डिपेंड ऑन हैलोजन। अच्छा, हैलोजन आपको पता है क्योंकि एक ऑर्डर होता है हैलोजन का रिएक्ट करने का, तो जितना अच्छा हैलोजन यूज करेंगे, जितना अच्छा, जैसे अगर आयोडाइन यूज किया तो ज़्यादा अच्छा होगा, ब्रोमाइड यूज किया तो उससे कम, क्लोरीन उससे भी कम। तो ये हमारे पास हैलोजन एटम्स डिपेंड करते हैं कौन सा यूज करेंगे, उसी हिसाब से फिर हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के आता है। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी की बात करें, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड हाईली पोलर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है और बहुत ज्यादा पोलर होता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आपको पता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है टू कार्बन एटम देन मैग्नीशियम मिथाइल। कार्बन एटम के हवाले से मैग्नीशियम मिथाइल से अगर हम उसको करें, कार्बन एटम बेयर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन एटम का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और वो एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है ड्यू टू द न्यूक्लियोफाइल नेचर ऑफ अल्काइल पार्ट्स, क्योंकि उसमें जो है वो एक नेचर होती है जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइलिक नेचर होती है जिसके अल्काइल पार्ट्स में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ईदर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एज अ पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो है वो काम कर रहा होता है या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। अब इसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, लेकिन ये वही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरीके से आप लोग जो है वो इस तरीके से ले लीजिएगा और इस पर जो है ना वो आप सारे पहले हेडिंग लिख ले, मेन हेडिंग की। रिएक्शन ऑफ वाटर करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन विद ईस्टर कर रहा है तो क्या बना रहा है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये भी मैं अभी आपको लिख कर चेक करवाती हूँ, तो फिर आप लोग भी खुद इस तरीके से उतार लीजिएगा। वैसे आप लोग को खुद भी लिखना आना चाहिए। अच्छा, अब रिएक्टिविटी को जरा सा देख लेते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, फिर मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि रिएक्टिविटी जो होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो सबसे पहले अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले मैं आप लोगों को ना ये पढ़ा देती हूँ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी, वो ज़्यादा आप लोग को समझ आएगा। सबसे पहले देखिए, हम रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो अल्केन बनाता है, यानी कि विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर, लेकिन मीडियम कौन सा होता है, एसिडिक मीडियम होता है और क्या बनाता है, अल्केन बना लेता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अल्कोहल हमारे पास हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा क्या है, हमारे पास अल्केन बना रहा है, यानी कि मीथेन बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ईस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, पहले तो अनस्टेबल सा एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन बाद में वो स्टेबल होकर कीटोन बना देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इथाइल एसीटेट के साथ ईस्टर के साथ रिएक्ट करवाया गया है और हमारे पास बीच में एक एडिशन प्रोडक्ट बना है जो कि इस वक्त अनस्टेबल है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वो एसीटोन या कीटोन की किसी फॉर्म में आ जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इसमें भी एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होती है एसिडिक मीडियम के अंदर और फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें जिसमें हमारे पास रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन कर रहा है, तो ये कह रहे हैं सिंपल सा रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमाइन के साथ और अल्केन बना देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल अमाइन के साथ से रिएक्ट किया और मीथेन बना दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्शन है, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस थे, आप लोगों ने देख लिया कि हमने कितने आसानी से सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस पढ़ लिए। अब जरा हम इनको भी रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम बात करें, सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर करेगा तो अल्केन बनाएगा लेकिन एसिडिक मीडियम होगा, रिएक्शन विद ईस्टर करेगा तो कीटोन बनाएगा लेकिन पहले अनस्टेबल फॉर्म में एक कंपाउंड बनाएगा और फिर एडिशन जो है ना मतलब कि फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। सबसे पहले जो उसका बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट होगा। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा फिर हाइड्रोलाइसिस होगी एसिडिक मीडियम के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये सिंपल सा है कि प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्केन बनाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन दो तरीके से बनाता है, या तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करे या तो वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को ना हम इस तरीके से यहाँ अटैच कर देंगे ताकि जब भी हम कभी चैप्टर को रिव्यू करने लगे तो हमें शॉर्ट नोट शॉर्ट पॉइंट्स मिल जाए, जिसकी वजह से हमारी अगर हम नहीं इस पूरे को पढ़ सकते तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे तो ये हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अमाइंस के ऊपर आ जाते हैं। अभी कितना ही चैप्टर रहता है, बस हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर। अब मुझे पता नहीं है कि कितनी देर में कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं रोक के बीच में वीडियो बना रही हूँ, कंप्लीट सही से नहीं बना रही हूँ। अमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन और मोर अल्काइल और अलाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड होता है एक या एक से ज्यादा अल्काइल अलाइल ग्रुप के साथ, उसको हम अमाइंस कहते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। याद रखिएगा अमाइंस किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया के। और यहाँ हमने एक और डेरिवेटिव की भी बात की थी, जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी एक और डेरिवेटिव की,
कहाँ है? अच्छा, उसमें हमने बताया था कि B12 का डेरिवेटिव होता है वो मिथाइल कुछ करके इसका नाम था। मैं आप लोगों को ना पीछे से रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो रिवाइज रहें, मतलब अच्छे रहेगा अगर चीज़ें रिवाइज रहें। खैर, अब याद रखिएगा अमाइंस किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? अमोनिया के। तो यहाँ हम ना शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ना आप कई बार पॉइंट्स क्या होते हैं मिस हो जाते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो अमाइन से बन रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा दूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लोअर मेंबर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। जो लोअर मेंबर होते हैं वो गैस में होते हैं, मिथाइल अमाइन हो गया एट रूम टेम्परेचर, वेरस हायर मेंबर्स आर लिक्विड, फॉर एग्जांपल इथाइल अमाइन। यानी कि कार्बन 1 वाले जो है वो हमारे पास गैस में होंगे और कार्बन 2 या उसके आगे जितने भी हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सारे जो हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होंगे। अब मिथाइल है, कार्बन 1 वाला है तो ये गैस में है, और बाकी इथाइल से स्टार्ट जो हो रहे हैं यानी कि सेकंड नंबर कार्बन से, तो वो हमारे पास सारे जो हैं वो लाइक लिक्विड फॉर्म में होंगे। अच्छा, अमाइन क्या होता है? NH3 को कहते हैं अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। अब हमने एक ऑडोर और कलर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल ट्राइमिथाइल अमाइन हैज स्ट्रॉन्ग फिशी ऑडोर एंड इज फाउंड इन डिकेइंग फिश एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। ट्राइमिथाइल अमाइन की फिशी सी जैसे फिश में से आती है ना वैसी ऑडोर होती है, और दूसरा ये फिश को डीके करने में भी काम आ रहा होता है। ठीक है, अब ये मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फिश को डीके करने में काम आता है। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, अमाइन सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। अमाइन वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती रहती है, यानी कार्बन की चेन जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ट्राइमिथाइलामाइन हैज लिमिटेड सॉल्युबल इन वाटर। यानी पहले एक कार्बन था तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया कि अमाइन जो है वो पोलर होते हैं। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमाइंस आर पोलर इन नेचर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर दैट इज व्हाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर रिलेटिव हायर देन दोज हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कह रहे हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अमाइंस पोलर इन नेचर है तो इसलिए इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा है। फिर फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल अमाइन की बात करें हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इथाइल अमाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इथाइल ग्रुप। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर हम कंपेयर करें इथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमाइन को, डाई इथाइल अमाइन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसके अंदर ज़्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। द नाइट्रोजन ऑफ अमाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसका ये n है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जबकि जो चौथा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है। इसको हल्का सा हाइलाइटेशन के बाद हल्का सा स्क्वायर बॉक्स में भी लिख लिया करें, इससे ना आपकी जब आप इस पेज को खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी जो है ना वो नज़र इस पर पड़ जाएगी कि ये टेट्राहेड्रल पिरामिडल ज्योमेट्रीज की होती है। ठीक है, अब हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑल चैप्टर्स अमाइंस आर बेसिक्स इन नेचर। अच्छा, अमाइन बेसिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। अच्छा, एक एसिड और बेस होता क्या है थोड़ा सा मैं इस पर भी रिव्यू दे देती हूँ। एसिड हमारे पास जो है ना वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा होता है ना, और हमारे पास जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। यानी कि बेसिस अमाइंस जो है वो प्रोटॉन के एक्सेप्टर्स होते हैं क्योंकि इनके पास वैसे भी लोन पेयर मौजूद होता है। द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद होता है। द नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद द प्रोटॉन ऑफ एसिड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन। और यही जो लोन पेयर है ये हमारे पास एक अमाइन को उसका बेसिक कैरेक्टर दे रहा होता है, यानी उसको बेस बना रहा होता है। हाउएवर द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज अफेक्टेड बाय द नंबर एंड नेचर ऑफ अल्काइल और रायल ग्रुप अटैच्ड विद अ नाइट्रोजन एटम। यहाँ तक कि जो इसकी बेसिडिटी होती है, जो इसका बेस बनना है, वो हमारे पास चेंज हो सकता है दो चीज़ों पर। अगर हम अल्काइल या अलाइल को ज़्यादा या कम करते हैं तो उस पर इसकी एसिडिटी भी चेंज हो सकती है। एसिडिटी मतलब बेसिडिटी, मतलब क्योंकि ये बेस है। अच्छा, अब अमाइंस को बनाते किस तरीके से हैं, अमाइन की प्रिपरेशंस कैसे होती है,
एक ही तरीका वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्काइलेशन कर दें अमोनिया की अल्काइल हैलाइड्स के जरिए। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर हीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया, जब अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है सील्ड ट्यूब में, तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस बन जाते हैं। अब ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है कि हम लोग जब भी अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड्स के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ हीट में अल्कोहलिक अमोनिया को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ आपको दिख रहा है मिथाइल अमाइन है प्राइमरी, यहाँ डाई मिथाइल अमाइन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डाई मिथाइल अमाइन है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, और इसके साथ आपको दिख रहा है कि 3 कार्बन अटैच है तो टर्शरी हो गया, और इसके साथ 1 है तो ये प्राइमरी हो गया। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शन। अब यहाँ हम रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड कर देना। यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे हम हाइड्रोजन को ऐड करके क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकते हैं अमाइड्स के जरिए। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स की बात करेंगे। अच्छा, तो मिथाइल साइनाइड जो होता है, जो कि एक नाइट्राइल है, इसको हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम इथाइल अमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से हम लोग इथाइल अमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे हमारे पास मिथाइल साइनाइड हो रहा है उसको हम रीयूज कर रहे हैं तो इथाइल अमाइन बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम मिथाइल साइनाइड की जगह फॉर एग्जांपल इथाइल साइनाइड ले लें और उसको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपाइल अमाइन, यानी एक ज्यादा बन रहा है। ठीक है, मिथाइल से इथाइल बन रहा है तो इथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल और ब्यूटाइल से पेंटाइल, इसी तरीके से पेंटाइल से हेक्साइल। तो ये जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब हम रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की बात कर लेते हैं कि अमाइड की जो रिडक्शन है उसमें उसका क्या हुआ है। प्राइमरी अमाइन्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस हो सकता है अगर अमाइड्स की रिडक्शन करवा दें लिथियम और एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के जरिए। जैसे यहाँ अमाइड था तो इथाइल अमाइड बन गया। इस तरीके से हम लोग जो है वो इसकी रिडक्टिविटी भी करवा सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, फिर हम रिएक्शंस ऑफ अमाइड की भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टिविटी को देख लेते हैं। अमाइन्स आर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। अमाइन जो है वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपको पता ही रिएक्टिव होते हैं। नाइट्रोजन एटम पे होता है बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और बेस, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं तो बेस की तरह। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ अमाइन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो अमाइंस की रिएक्टिविटी को बढ़ा सकती है। और अमाइन, अल्काइल या अमाइन ग्रुप कहाँ अटैच होते हैं, नाइट्रोजन एटम के ऊपर। अब हम अमाइंस की कुछ रिएक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जल्दी से देखें तो हमारे पास अल्काइलेशन है अमाइंस की अल्काइल हैलाइड के जरिए, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो हमने अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया पढ़ी थी, यहाँ अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। इसी तरीके से रिएक्शंस ऑफ अमाइन विद एल्डिहाइड और कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड और प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सोल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस व अल्काइल हैलाइड में क्या बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइड रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ और क्या बनाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनाएगा। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम होंगे अमाइंस के, वो रिप्लेस हो जाएंगे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिथाइल अमाइन से डाई मिथाइल अमाइन बना और फिर ट्राई मिथाइल अमाइन। इस तरीके से रिएक्शंस ऑफ अमाइन एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो प्राइमरी अमाइंस कैन रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन टू प्रोड्यूस इमिन्स विच ऑल्सो रेफर्स एज शीफेस बेस। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रख लेगा कि जब भी हमारे पास अमाइन रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, पहले तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया हमारे पास, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो हम लोग सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन जो है वो बन जाएंगे। अब अगर हमारे पास एसिड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इमिन्स बनेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सिफिक्स बेस भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे ताकि हमें चीज़ें भूलें ना। फिर कीटोन के साथ भी रिएक्ट करेंगे तब भी इमिन ही बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो यही बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स की बात करें तो जब भी हम प्राइमरी अमाइंस को जो है वो रिएक्ट करवाएंगे, प्रिपेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्रस दे फॉर्म अमाइड। तो प्राइमरी अमाइन अगर रिएक्ट करेंगे एसाइल हैलाइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो अमाइड्स बन जाएंगे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। अच्छा, व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म एन मिथाइल एसिड अमाइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी देख लीजिएगा। जब भी मिथाइल, हमारे पास मिथाइल
अमाइन रिएक्ट करेंगे इस एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो एन मिथाइल एसिटामाइड बन जाएगा। अब प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट की बात कर लेते हैं, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन अमाइन्स रिएक्ट विद नाइट्रियस एसिड, जब भी अमाइन नाइट्रियस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की प्रेजेंस में बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, मतलब इसको स्टार बना देंगे। तो स्टार बनाना ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप एट द लास्ट डिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है हाँ मैंने ये चीज़ें लाजमी रिवाइज करनी है। अमाइन को जब भी हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने डायजोनियम क्लोराइड की जगह इथाइल डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो इथाइल अमाइन को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। पहले हमने अमाइन के साथ करवाया था तो डायजोनियम बन गया, अगर इथाइल अमाइन के साथ कराएंगे तो इथाइल डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ इथाइल, ठीक है, ये बिल्कुल वही सेम रिएक्शन है। अच्छा, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट जो है वो हो चुका है, और अब जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर हम बात करें, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर 3 क्लासेस ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। Alcohol and phenol are derived by replacing one hydrogen atom of water and alkyl and aryl group respectively, but ethers are formed by replacing both hydrogen atom of water with alkyl और aryl group। बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो होते हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और अल्कोहल, फिनॉल कब ड्राइव होते हैं? जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके अल्काइल या अराइल का ग्रुप लगाते हैं। लेकिन अगर हम एक की जगह 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं और फिर अल्काइल और अराइल का ग्रुप लगा रहे हैं, तो वो अल्कोहल, फिनॉल नहीं बल्कि ईथर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्री में भी काम आता है, दवाइयों वगैरह में भी काम आता है। मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर गुड कार फ्यूज। मिथेनॉल और इथेनॉल को हम कार फ्यूज भी कह सकते हैं, यानी गाड़ियों का जो फ्यूल यूज होता है। इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल हमारे पास सैनिटाइजर के तौर पे यूज होता है। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एमटीकेट में पहले भी पूछा जा चुका है कि आइसोप्रोपाइल किस लिए यूज होता है। तो आइसोप्रोपाइल हमारे पास जो है वो एज एन सैनिटाइजर जो है ना वो यूज हो रहा होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज फ्रीक्वेंटली यूज इज ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज, और हमारे पास जो इथाइलिन होता है वो हमारे पास ऑटोमोटिव एंटी फ्रीजिंग वगैरह के लिए काम आ रहा होता है। फिनोल हमारे पास ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि फिनोल हमारे पास ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा एजेंट एंड ईथर्स आर नोन फॉर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, और ईथर्स भी हम लोग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, बट फिनोल इज द मोस्ट ओल्डेस्ट वन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कि हमारे पास ये चीजें आई कैसे। इथेनॉल जो है वो हमारे पास प्री हिस्ट्री से यूज हो रहा है, यानी बहुत पहले से। हाउएवर इट वाज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड, सबसे पहले ये अर्ली 18th सेंचुरी में मिकल फेराडे ने जो है वो प्रिपेयर किया था इथेनॉल को। ठीक है, किसको? इथेनॉल को। हाउएवर फिनॉल वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोलतार। फिनॉल कहाँ से आइसोलेटेड किया गया है? कोलतार से। मिड 18th सेंचुरी में वेयर ईथर वाज फर्स्ट सिंथेसाइज ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और जो ईथर है वो कहाँ से बना था? जब हमने सल्फ्यूरिक डिस्टिलेशन करवाई थी सल्फ्यूरिक एसिड की इथेनॉल के साथ मिड 15th सेंचुरी में, तो हमारे पास ईथर आ गया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि अल्कोहल क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिनॉल और ईथर को भी इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल OH इज अटैच्ड टू एन एलिफेटिक कार्बन, यानी अल्कोहल एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है जिसमें हमारे पास OH जो है वो एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच होता है। एलिफेटिक कार्बन हमारे पास क्या होता है? वो कार्बन जो कि सिंगल होता है या फिर ब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो एरोमेटिक होता है वो हमारे पास रिंग शेप में होता है। अच्छा खैर, अटैच्ड होता है एलिफेटिक कार्बन के साथ। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब उसके ऊपर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं वो क्लासिफाई करेगा कि कौन सा वाला अल्कोहल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, यानी कि ये हमारे पास इथेनॉल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 2 लगे हैं तो डाई हाइड्रिक या इथाइन ग्लाइसरॉल। इसी तरीके से 3 लगे हैं तो ट्राई हाइड्रिक, या इस तरीके से आपको दे सकते हैं। अब ये 1 लगा है तो मोनो, डाई और ट्राई। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो उसको हम डाईहाइड्रिक कहेंगे, और 1 होगा तो मोनोहाइड्रिक कहेंगे, और उससे भी ज्यादा होंगे तो हम पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इथाइल अल्कोहल का है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर किसका है? इथाइल अल्कोहल का। 2 उसमें C2 और यानी कि हमारे पास कार्बन 2 है। ठीक है, और अल्कोहल का ग्रुप है तो इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो है वो कार्बन 2 है, लेकिन पहले पे भी इथाइल अल्कोहल लगा है और दूसरे पे भी, तो हम इसको नाम देंगे 1,2 इथेन डायोल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 है
और जब भी आपको पता है कि 3 कार्बन एटम पर तीनों OH जो है वो लग रहे होते हैं, तो वैसे तो हम इसको ग्लाइसरोल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसको 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल भी कह सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास नोमेनक्लेचर है। अगर आपने अल्कोहल के नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो ये इजीली आप लोग जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला ROH के से हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है अल्कोहल का, वो होता है CnH2n+1। अब यहाँ पर हम जो है ना वो मेंशन कर देंगे ताकि हमें फार्मूले अच्छे से याद रह जाएं। मैंने पिछले आपको चैप्टर में भी इसको मेंशन करके बताया था कि हाँ आप लोग इस तरीके से इसको मेंशन कर लें ताकि चीज़ें याद रहें। अच्छा, फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड होते हैं प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में, और ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कितने कार्बन एटम अटैच है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 1 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इधर जो है हमारे पास ये 1st डिग्री है इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2nd डिग्री है। अब जल्दी से मुझे रिकॉग्नाइज करके बताएं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास क्या चीज़ बनाने में काम आता है? यस, सैनिटाइजर जो है ना वो इससे बन रहा होता है। फिर इस तरीके से 3 अल्कोहल है, आपको दिख रहा है अल्कोहल ग्रुप के साथ हमारे पास 3 कार्बन जो है वो अटैच है। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल की, कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सिमिलर होता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के तरह का होता है। द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास बात आती है कि द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। जो ऑक्सीजन एटम होता है ना OH ग्रुप वाला, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ऑक्सीजन एटम यूटिलाइजेस 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है ये यूटिलाइज करता है 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को और फॉर्म करता है किसको? सिग्मा बॉन्ड को। किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के साथ। वाइल द रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिडॉल ऑफ ऑक्सीजन आर लोन पेयर्स, और बाकी जो होते हैं वो लोन पेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझने वाली है वो ये है कि जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है और ये वाटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो हमारे पास फर्क होता है वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फर्क ज्यादातर आ रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें जो एंगल है वो 108.9 डिग्री है, और वाटर में जो एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। तो ये एंगल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको लाजमी जो है ना वो याद करिया करें या रिवाइज रखा करें। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं अल्कोहल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास लोअर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे अप टू ब्यूटेनॉल यानी 4 कार्बन तक के जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं ये कलरलेस होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनकी स्वीट सी स्मेल होती है। हायर मेंबर जो होते हैं यानी C1 से लेकर C4 तक जो होते हैं वो हमारे पास लिक्विड में मौजूद होते हैं, और उसके बाद हमारे पास C5 से आगे तक जो भी होते हैं वो सारे हमारे पास सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड? वैक्सी सॉलिड, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ मेंशन कर दी है। अब बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हायर देन दैट ऑफ अल्केन्स। अल्केन से बहुत ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का। एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, दिस इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत होती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मॉलिक्यूल द हायर द बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज़्यादा इसकी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये सारी चीज़ें ना शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आप लोग लिखते रहें। ये सब मैं आपको ट्रिक्स भी सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम बुक को रीड करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चों, मुझे इस पर लाजमी व्यूज़ चाहिए हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एक और वन शॉट बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के जो चैप्टर इंक्लूड हुए हैं नए, जिसमें AC करंट आता है, ऑल्टरनेटिव करंट जो वाला चैप्टर है, इसके अलावा फ्लूइड डायनामिक्स और एक और चैप्टर इंक्लूड हुआ है वेक्टर्स वाला। इंशाल्लाह तीनों चैप्टर का वन शॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, खैर, फिर हमने बात कर ली कि हायर द बॉइलिंग पॉइंट। फर्दर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन अल्कोहल इज हायर देन ब्रांच चेन। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको मैं एक और हाइलाइटर से एक दफ़ा हाईलाइट करी ताकि आप लोगों के जहन में कुछ चीज़ें हाईलाइटेशन में आ जाए। स्ट्रेट चेन अल्कोहल हायर होता है देन ब्रांच चेन अल्कोहल, स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, इस चीज़ से आप लोग अच्छे से चीज़ें देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अल्कोहल का अल्केन के मुकाबले में। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे अल्कोहल के, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर स्ट्रेट चेन अल्कोहल होगी। ब्रांच चेन में इतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स इस बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से हमें बताए गए हैं, तो यहाँ पर आपके मेंशन है, आप अपने पास भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग कंपाउंड्स की बात करते हैं। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है,
प्रोपानॉल का 97। लेकिन आप देख रहे हैं कैसे कैसे हमारे पास कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है, इथेनॉल से प्रोपानॉल, फिर उसके बाद जो है वो ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। अल्कोहल्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, इसलिए सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। जैसे जैसे अल्काइल का जो ग्रुप होता है अल्कोहल के अंदर वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर कार्बन चेन से वो लिंक नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप से लिंक करता है। फिर हम एसिडिटी की बात कर लेते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल है जनरली क्लासिफाइड एज वीक एसिड। आपको पता है अल्कोहल कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को। द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग एल्कोक्साइड after the alcohol donate a proton. Compared to a tertiary and secondary alcohol, primary alcohol generate more stable alkoxide, making them relatively more acidic. यहाँ पर हमें जो बात बताई जा रही है वो ये है कि अगर हम टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल के साथ कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल अल्कोक्साइड बना रहा है, क्योंकि वो बहुत एसिडिक है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीज याद रखनी है वो ये पॉइंट है कि प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक। प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल भी होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ पीकेए वैल्यूज है। व्हाट आर द पीकेए वैल्यूज? पीकेए वैल्यूज हमें ये बताती हैं कि हमारे पास कौन सा जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है और कौन सा एसिड है जो कि वीक है। अगर किसी भी कंपाउंड या किसी भी स्ट्रक्चर की पीकेए वैल्यू कम होगी तो वो एसिडिक ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जिस कंपाउंड की पीकेए वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड कम एसिडिक होगा। यानी कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट है। अब लाइक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ सबसे कम एसिडिक वैल्यू किसकी दिख रही है? 15.5, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। इसका मतलब कि मिथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है और हमने पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर एसिडिक जो हमारे पास आता है वो आता है मिथाइल अल्कोहल। सेकंड फिर इथाइल अल्कोहल, क्योंकि कार्बन चेन हमारे पास बढ़ती जा रही है तो हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इतना एसिडिक नहीं होता है। जैसे जैसे पीकेए वैल्यूज हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये आपस में इनलिंक नहीं होते, यानी कि ऑपोजिट होते हैं, इनवर्सली होते हैं। अब एसिडिक बिहेवियर अल्कोहल कैन बी ऑब्जर्व बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन अ पीस ऑफ एक्टिव मेटल सोडियम या फिर पोटेशियम इज पुट इन एनहाइड्रस अल्कोहल। कहा जा रहा है हम इसका एसिडिक बिहेवियर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी अल्कोहलिक कंपाउंड के अंदर कोई भी एक्टिव मेटल रखते हैं जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम, तो हमने यहाँ एक अल्कोहल का मटेरियल अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल के अंदर हमने रख दिया सोडियम, और फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ पर जो है वो इवॉल्व हो रही है, निकल के बाहर आ रही है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को बताने में काम आता है, यानी हमें पता चल जाता है इससे कि अल्कोहल कितना एसिडिटी वाला है, यानी कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं कि अल्कोहल प्रिपेयर कैसे की जाते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं अल्कोहल को प्रिपेयर करने के, जिसमें हमारे पास आ जाता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की हाइड्रेशन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं अल्काइल हैलाइड की। इसके अलावा हमारे पास अल्कोहल का फार्मूला रिएक्शन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तब भी हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवा सकते हैं एसीटोन के साथ, रिडक्शन करवा सकते हैं, रिएक्शन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ईस्टर। ये सारे कंपाउंड्स की वजह से हम अल्कोहल को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दिखा दूंगी, जो कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स पे लिख के दिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा रिएक्टिविटी के जो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं रिएक्शंस, या फिर जो हमारे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में जो लिखे हुए होते हैं ना शॉर्ट नोट्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ लाजमी, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन की बात करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन की अगर हम बात करें, अल्कीन व्हेन बॉइल्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जब भी अल्कीन को हम बॉयल करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में बॉयल करते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो हमें अल्कोहल देती है। अब याद रखिएगा जब भी हम अल्कीन को वाटर के साथ लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बॉयल कर रहे होंगे तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड को जब हम हीट करेंगे एक्वस अल्कली में, अब यहाँ हमारे पास NaOH भी हो सकता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम ले सकते हैं,
तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ये इक्वेशन बहुत इजीली आप लोगों को उम्मीद है समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत आसान है। अच्छा, इसको इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसकी वर्डिंग्स भी याद करें तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। अब हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एल्डिहाइड से या कीटोन से, इसके बाद भी हमारे पास अल्कोहल ही बनेगा। यानी कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड की एक फॉर्म है, और एसिडल्डिहाइड भी हमारे पास एल्डिहाइड की एक फॉर्म है, एंड एसीटोन कीटोन की फॉर्म है। तो ये हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देगा। अब क्या हमें अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल दे रहा है वो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि हमें प्राइमरी कब मिलेगा, सेकेंडरी कब मिलेगा और टर्शियरी कब मिलेगा। अभी हमने ये बात करी कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन के साथ, तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ यानी इथेनॉल के साथ, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं एसीटोन के साथ तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की, कैसे हम रिडक्शन करवा सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। पहले हम लोगों ने बात करी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें बहुत तरह के अल्कोहल मिल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हम बात करेंगे कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है रिडक्शन के लिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड निकल एंड प्लेटिनियम और पैलेडियम। अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा दें एल्डिहाइड या फिर कीटोन की बहुत हाई टेम्परेचर पे, और जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो 3 कैटलिस्ट हैं हमारे पास, निकल और प्लेटिनियम और दूसरा प्लेडियम, ये यूज करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर हम रिएक्शन करवाएं एल्डिहाइड और कीटोन का किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जैसे कि हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया LiAlH, या फिर हमारे पास कौन सा हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, इन दोनों में, ये दोनों हमारे पास बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ या कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो भी हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग नोट की बात करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट एल्डिहाइड और रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन और रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ मैंने नोट भी मेंशन कर दिया था कि आप लोगों को उस चीज़ों को मतलब कि उसको बिल्कुल भी ना भूलें नहीं। अब यहाँ मेरे पास लिखा है कि एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको आपने याद रखना है कि अगर हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल आएगा, और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। फिर अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अब हमारे पास ना अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसके बाद हमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मिक्स विद ईस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईस्टर के साथ मिक्स किया जाता है और केमिकली इसको चेंज किया जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, और वो कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ये कुछ भी मतलब हो सकता है। ठीक है, इसमें से मतलब दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिथाइल एसीटेट के साथ जब रिएक्ट करवाया गया यानी कि ईस्टर के साथ, तो हमारे पास एसीटोन बना यानी कि कीटोन की एक फॉर्म बनी। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उस कीटोन के साथ ही रिएक्ट करवा दिया गया तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईस्टर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, और अगर हम उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को उस बने हुए कीटोन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर जो हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो कि हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हैलाइड है, जिसको हम ये इस तरीके से लिखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हैलाइड 4। ठीक है, LiAlH4। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक और बात भी बताती चलूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं आप लोगों के साथ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन शेयर करूँगी, और वो रिएक्शंस मैं आप लोगों को इतने अच्छे से इंशाल्लाह ताला करवा दूँगी कि आप लोग उसको एक जगह उतार लीजिएगा। मैंने भी वो दूसरे पेज पर उतारूँगी, और फिर आप उसको कॉपी करके उसको याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर आपको जितने भी मसले रिएक्शंस के अंदर आते हैं सब हल हो जाएंगे, और आपको ईजिली पता चल जाएगा भाई ये इससे मिल रहा है तो ये बना रहा है, ये इससे कंबाइन हो रहा है तो ये बना रहा है।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं। द ऑक्सीजन एटम इन द एल्कोहल मॉलिक्यूल ROH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर हमारे पास जो एल्कोहल का एटम होता है इसके अंदर 3 हमारे पास ना एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का एटम होता है आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन का जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दिस क्रिएट्स अ पोलैरिटी इन कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन में भी पोलैरिटी हो गई यानी कि ये प्लस और ये माइनस, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी हो गई यानी कि ये माइनस और ये प्लस। अगर किसी भी 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट पॉजिटिव होता है और एक एलिमेंट नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इन एडिशन ऑक्सीजन हैज़ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इसलिए हम इसको कहेंगे। फिर हमारे पास क्या लिखा है इसके बारे में, फिर लिखते हैं कि दस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ब्रेकिंग ऑफ ईदर carbon oxygen bond carbon or OH bond with the removal of OH group by the breaking OH bond with the removal of hydrogen group. The common reaction of alcohol are substitution, elimination, oxidation. बच्चों एक और चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, जो कॉमन रिएक्शन है अल्कोहल के, जो अल्कोहल परफॉर्म करता है उसमें हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तीनों मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं अल्कोहल के। अब हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म कैन ऑक्योर विद अल्कोहल इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एस्टरिफिकेशन एज वेल एज रिएक्शन इन्वॉल्विंग हैलोजेंस एंड मेटल्स। देखिए बच्चों, अगर आपसे एमडीकेट के अंदर पूछा जाता है कि अल्कोहल कौन से कॉमन रिएक्शंस करवाता है तो कॉमन में सिर्फ 3 आएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अल्कोहल एडिशन रिएक्शन करवाता है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है। अगर हमसे नॉर्मली जर्नलाइज अल्कोहल के रिएक्शंस के बारे में पूछा जाएगा तो फिर एक वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आ जाएंगे जो कि अल्कोहल करवा सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एस्टरिफिकेशन और भी बहुत से, जिसमें हैलोजेंस और मेटल का इस्तेमाल हो रहा हो। During the reaction with other reagent, alcohol can express cleavage of either the carbon oxygen and oxygen hydrogen bond. यहाँ तक कि कुछ रिएक्शन के अंदर ये जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसमें आप क्लेवेज भी देख सकते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी अलग हो सकता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी अलग हो सकता है। बच्चों अब टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, उनकी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमडीकेट का हिस्सा बन सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग में हमारे पास अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड टूटता है तो हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ने हमला किया है, यानी कि इसका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इस ऑर्डर क्या होगा इसका कि सबसे पहले इसमें जो सबसे आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो रिएक्ट हो जाएगा वो हमारे पास होगा प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और फिर हमारे पास यही ऑर्डर थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। पहले थर्ड अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। याद रखिएगा जब भी हैलोजन एसिड्स के साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो कैटलिस्ट हमेशा जिंक क्लोराइड यूज होता है। ये बात हम पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इथाइल क्लोराइड। जाहिर सी बात है जब इथाइल अल्कोहल को यानी अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो अल्कोहल का जो भी हमारे पास कार्बन होगा, जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, वो कंबाइन हो जाएगा हमारे पास यहाँ के हैलोजन ग्रुप के साथ। जैसे कि इसका क्लोराइड है तो क्लोराइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिथाइल अल्कोहल होता तो यहाँ हमारा बन जाता मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइल अल्कोहल होता तो यहाँ बन जाता प्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर यहाँ ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो आप सब कमेंट में जाकर बताएं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आता। और बच्चों जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लाजमी आप लोग कमेंट किया करें जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूं, क्योंकि इससे मुझे आइडिया होता है कि कितने बच्चे इंटरेस्ट से वीडियो देख रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके की ग्रैंड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जो लंबी इतनी ना हो और शॉर्ट टाइम में मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करवा सकूँ। अच्छा,
अब हम लोग आ जाते हैं इथाइल अल्कोहल पर और इथाइल क्लोराइड पर। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों, जब हम HCl को और ZnCl2 को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट है। एंड यूज टू डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और ये इस्तेमाल होता है कि हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को बता सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट को यूज़ करते हुए कि ये कौन सा वाला अल्कोहल है। मतलब ये हमारे उस चीज़ में जो है ना वो काम आता है। अब यहाँ हमारे पास एक डू यू नो लिखा हुआ है, इस डू यू नो को देख लेते हैं। इसमें लिखा है हमारे पास इन द लूकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल शो नो इमीडिएट रिएक्शन। जब हम लूकास टेस्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं दिखता, तो हमें पता चल जाता है कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हैं फ्रॉम टर्बिडिटी विद इन अ फ्यू मिनट्स एंड, तो हमें जो है ना टर्बिडिटी दिखना स्टार्ट हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हम कोई और अल्कोहल डालते हैं और उस अल्कोहल में इमीडिएट से विग्रस फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउडी सी पार्टिसिपेट बन जाते हैं, यानी कि अल्कलाइड क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये टर्शरी अल्कोहल है। अब बच्चे याद रखिएगा, एंटीगेट में आपसे पूछा जा सकता है टर्शरी अल्कोहल को अगर हम ल्यूकास टेस्ट में डालते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, तो हमारे पास क्लाउडी पार्टिसिपेट बनेगी और उस प्रीसिपिटेट को हम लोग अल्काइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और अल्काइल क्लोराइड कैसे बन रहा है? ल्यूका रिएजेंट से। ल्यूका रिएजेंट में क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl को ZnCl2 के साथ मिला दिया जाता है। अब हम बात करें रिएक्शन विद SOCl2 एंड PX2। यहाँ पर हमारे पास जो SOCl2 है, ये हम लोग जो है वो इसको नॉर्मली थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, और ये जो PX3 है इसको हम फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड कहते हैं। फिर से अपने पास इसको मेंशन कर दीजिएगा, इसको थायोनाइल क्लोराइड और इसको फॉस्फोरस हैलाइड, ट्राई हैलाइड, ठीक है। When alcohol is treated with phosphorus trihalide and thionyl chloride, it gives corresponding alkaline। याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल को SOCl2 के साथ और PX2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाया है हमारे पास फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, और इसमें हैलाइड के लिए क्लोराइड यानी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब इसमें हैलाइड आयन में आप कोई सा भी आयन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लिया, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड, जैसे कि इथाइल क्लोराइड। और इसी तरीके से अगर हम इथाइल अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के एक फॉर्म है इथाइल क्लोराइड। लेकिन इस वाले रिएक्शन में ज़रूरी होता है कि आपके पास जो कैटलिस्ट होगा वो पायरिडीन यूज़ होगा। ये भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। बच्चों, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, जब इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस क्लोराइड की जगह अगर आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड क्या आएगा? इथाइल आयोडाइड। और अगर ये इथाइल अल्कोहल, बल्कि अगर ये होगा फॉर एग्जांपल प्रोपाइल अल्कोहल, और प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ, तो इसका आंसर मुझे आप लोग लास्ट में बताइएगा कमेंट में कि क्या बनेगा। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन की, और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अल्कोहल को हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री पर, इट अंडरगोज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, उसमें एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, और क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाती है। इन दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, और इस प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। द केस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज गिवन एज। अच्छा, अब जब भी डिहाइड्रेशन होगी ना, जब भी डिहाइड्रेशन हमारे पास होगी तो वहाँ पर हमारे पास पहले 3rd डिग्री अल्कोहल, मतलब कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में अल्कोहल हमारे पास 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री और फिर 1st डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। अच्छा, वैसे अगर हम ये जो हमारे पास अल्कीन बना है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा? अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम अल्कीन को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्काइल हैलाइड आता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जो मैंने 1 शॉट पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने बताया कि जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है इसमें, या तो KMnO4 यूज हो सकता है या फिर हमारे पास K2Cr2O7 यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ हो सकता है। तो इन दोनों में से कुछ भी यूज़ होगा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
और फिर अगर हम उस और मज़ीद उसकी जो है वो थ्रू एन एल्डिहाइड और कीटोन इमीडिएट यानी इंटरमीडिएट, अच्छा होगा क्या कि जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड, जो कि एक इंटरमीडिएट है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और उसके बाद उसको दोबारा ऑक्सीडाइज करवाने के बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे कुछ बात लिखी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड मिलता है, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिलता है, और मजीद ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब इन चीज़ों को आप लोग अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के काम आएगी। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। फिर लिखा है टर्शरी अल्कोहल, आपको पता है ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आइंस नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बेरिंग कार्बन मौजूद नहीं होते। यहाँ आपको दिख रहा है कि जब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो वो पहले बनाएगा एल्डिहाइड और फिर उसके बाद वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा कीटोन और उसके बाद बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये सारी चीज़ें पसंद समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लिखा है सिंस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जब भी हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसीलिए ये स्लो स्टेप होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के कीटोन बना रहे हैं और फिर कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो इसमें से स्लो स्टेप कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कीटोन की जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो स्टेप हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो टाइम लगता है। ठीक है। अच्छा, वैसे बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। असल में मैं बोल रही होती हूँ, जब वीडियो बना रही होती हूँ लगातार 2 घंटे 3 घंटे, तो आवाज़ जाहिर सी बातें निकल रही है इस तरीके से, बहुत तेज़ी से बहुत उस एनर्जी से पढ़ाना पड़ रहा होता है, तो मेरा गला बहुत ख़राब हो गया इस सारे उसमें। अच्छा खैर, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लेवेज ऑफ 1,2 डायोल्स की। अच्छा, अब वैसे इसमें हम लोग डायोल्स अल्कोहल को कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को पता होगा, क्लियर होगा चीज़ें। माशाल्लाह सब सेकेंड ईयर में है और एमडी की तैयारी करें। अच्छा खैर, हम लोग बात करते हैं एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इन विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आर अटैच्ड ऑन द पोजीशन 1 and 2 कॉल्ड एज 1,2 डायोल और विसिनाइल डायोल। हाँ बच्चों, ये वर्ड विसिनाइल डायोल बहुत दफ़ा एमडी में आ चुका है, यानी कि ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इन विच 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें OH के 2 ग्रुप हैं, अटैच होगा 1,2 पोजीशन पर, तो उसको हम 1,2 डायोल या फिर विसिनल डायोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। When 1,2 डायोल मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद पर आयोडिक एसिड, जब HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा 1,2 डायोल को, एन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑक्यूर्स बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो आप देखेंगे कि एक ऑक्सीडेटिव क्लेवेज यानी कि तोड़ या अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल। और जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 2 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल जो हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पे आपको जो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है, एक्चुअली ये आपके पास पिक्चर है विसिनल डायोल की, जिसमें आपके पास कार्बन के ऊपर 2 OH के ग्रुप्स मौजूद हैं, और जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HiO4 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 2 कार्बोनाइल ग्रुप के कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को चीज़ समझ आती है। These carbonyl molecules may be aldehyde or ketone depending upon the number of alkyl groups attached to the carbon atom bearing hydroxyl group in this reaction। अच्छा, अब बच्चों या तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि इन दिस रिएक्शन प्रायोडिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू आयोडिक एसिड। अच्छा, बात एक और भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारे पास ये रिएक्शन होगा तो ये जो प्रायोडिक एसिड है जिसमें HiO4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडिक एसिड के अंदर HiO3 के अंदर। यहाँ पे कुछ मैंने बात लिखी हुई है, लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप तो कीटोन और एक तरफ H और एक तरफ अल्काइल तो एल्डिहाइड। हाँ राइट बच्चों, एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन बन तो रहे हैं, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोगों ने समझनी है कि दोनों अगर तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो मतलब कीटोन बना है, और अगर एक तरफ H ग्रुप होगा और दूसरी तरफ अल्काइल का ग्रुप होगा तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल के ऊपर। ये कितना लंबा चैप्टर है, अल्लाह, डिटेल काफ़ी रहता है। फिर इसके बाद हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, और फिर हमारे पास इसके बाद हमारा है
चैप्टर, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड और फंक्शनल ग्रुप, राइट। खैर स्टार्ट करते हैं। वैसे उम्मीद है मेरी, अभी वैसे 9:15 हो रहे हैं और आज क्या दिन है, अल्लाह मुझे दिन, हाँ सैटरडे है। तो देखते हैं कि किस तरीके से मेरी कोशिश तो है मैं आज अपलोड कर दूँ। मेरे ख्याल से मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और वाला चैप्टर बाद में करवा दूँ, अभी मैं ये वाला करवा दूँ, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। मिथेनॉल इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन एंड ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, डाइज एंड ड्रग। मिथेनॉल यूज़ होता है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन है और प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम, डाइज और ड्रग्स वगैरह में यूज़ होता है। इथेनॉल इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज गम्स, रेजिन्स और टिंक्चर्स। टिंक्चर्स किसे कहते हैं, जख्म साफ करने के लिए जो काम आ रहा होता है ना, और गम्स, रेजिन जो चिपकने वाली चीज़ें होती हैं। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आता है। ईस्टर फ्रूटी सी स्मेल होती है। एसीटोन नेल पॉलिश में काम आता है। और एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास इथेनॉल बनाता है। द मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोपाइल इन वाटर यूजेस रबिंग एल्कोहल एंटीसेप्टिक। और आपको पता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को अगर हम पानी के साथ मिला दें तो ये हमारे पास एंटीसेप्टिक का काम करता है। और बच्चों आपने पीछे पढ़ा है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एज अ सैनिटाइजर यूज़ होता है। अब हम फिनोल की बात कर लेते हैं, लेकिन फिनोल की बात करने से पहले हम पियेंगे पानी, और आप भी पानी पी लीजिए क्योंकि हाइड्रेट रहना चाहिए। बच्चों पढ़ते हुए ना बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लिया करो। अगर आप लोग लगातार पढ़ोगे ना तो मसला हो जाएगा। नहीं पढ़ा जाता लगातार, मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता था, आप लोगों से पता नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, बताना मुझे। अच्छा जी, फिनोल की बात कर लेते हैं। मतलब मैं अपने घर में थोड़ा सा भी उठ जाऊँ ना वीडियो बनाते हुए तो मैं दोबारा बैठने में ही 2 घंटे लगा देती हूँ। मतलब अजीब ही रूटीन हुई है। और ये वीडियो मेरी आई थिंक वेडनेसडे से अपलोड होनी थी और आज सैटरडे हो गए हैं और इस टाइम भी 9 जो है वो मतलब 11 बजने वाले हैं। स्टिल अभी तक मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये अपलोड कब होगी? मेरे ख्याल से रात में ही होगी भाई, 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो संडे आप लोगों का फ्री होगा, आराम से देख लेना, ठीक है। एनीवेज फिनोल से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ और इसको हम कहते हैं फिनोल। देखिए जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाता है ना तो वो हमारे पास फिनोल बन जाता है। द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली इज मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। याद रखिएगा फिनोल का जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो होता है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड और बेंजीनोल। बेंजीनोल भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच टू एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से जो भी जितने भी रिंग अटैच होंगे तो फिर वो उसके अलग अलग जो है वो नेमिंग्स आती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप अटैच होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की तरफ आ जाते हैं। इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग इज अटैच टू एन OH ग्रुप। फिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी जो हमारे पास कार्बन एटम होता है ना, यहाँ वाला जो कार्बन होता है वो हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है और दूसरी साइड से OH ग्रुप से अटैच हुआ हुआ होता है। द ऑक्सीजन एटम इन द OH ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड व्हाइल द कार्बन एटम इन एरोमेटिक रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो OH का जो O है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये जो O है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर sp3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के दरमियान में OH वाले और कार्बन से। यानी ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन यहाँ पर मौजूद है और जो ऑक्सीजन है, इनके दरमियान sp3 और sp2 का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है क्योंकि ये हमारे पास sp3 है और यहाँ का जो कार्बन मौजूद है वो sp2 है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है द कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज सेट एट 109 डिग्री लाइक एंगल, डिग्री दी हुई है। तो डिग्री कितनी दी हुई है फिनोल की और इसमें लाइक इनकी जो अटैचिंग डिग्री है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एक बेंजीन की रिंग है उसके साथ OH अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है ना वो 109 है। फिर उसके बाद हमें बता रहे हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बट ड्यू टू नॉन बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम द ज्योमेट्री स्लाइटली डिसऑर्डर्ड फ्रॉम अ नॉर्मल टेट्राहेड्रन एंड एग्जिस्ट इन अ बेन शेप। अच्छा वैसे क्योंकि ये जो है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर हल्की सी जो ज्योमेट्री है ना उसकी जो शेप है थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन की तरह नहीं रहती बल्कि हल्का सा बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। बच्चों इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप लोग फिनोल्स के आगे ही ना यहाँ पर लिख लें कि ये 109.5 के लाइक इनका एंगल होता है और टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। उससे क्या होता है रिवीजन में आप लोगों को बहुत हेल्प रहती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अगर यहाँ पे हमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में साथ साथ लिखते रहेंगे, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। प्योर अल्कोहल इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। प्योर फिनोल जो होता है ना वो वाइट क्रिस्टल की तरह होता है, जैसे चीनी होती है ना वैसे क्रिस्टल्स होते हैं। However, it may appear in red color due to presence of some oxidized product as impurities। लेकिन उसके अंदर impurities भी मौजूद होती हैं, लाजमी सी बात है। तो वो जो impurities होती हैं वो जो है वो हमारे पास उसकी वजह से उस फिनोल के अंदर रेड कलर आ जाता है, ठीक है। वैसे वो वाइट कलर स्टाइल मौजूद कलर का होता है। अगर हम प्योर अगर हम फिनोल लें रूम टेम्परेचर पर तो वो हमारे पास वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर उसकी हम इम्प्योरिटीज़ भी देख लें, उसको ऑक्सीडाइजेशन में जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो अगर उसके अंदर शामिल हो तो वो रेड कलर का होता है। अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ अदर कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल साइज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इनेबल अ फिनोल मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर फिनोल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो OH ग्रुप है ये एक्चुअली OH वाली हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कंपेरेबली ज़्यादा होता है, ठीक है। फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट चीज़ें जो है वो ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। फिनोल इज़ अ टॉक्सिक एंड कॉरोसिव इन नेचर। फिनोल जो होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक सा होता है और कॉरोसिव भी होता है नेचर में, मतलब जंग जिसमें हो जाता है। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद स्किन इट कैन लीड टू अ सर्व बर्न एंड टिश्यू डैमेज। और अगर इसको स्किन के साथ फिनोल किसी किस्म की उसकी अटैचमेंट हो जाए या वो टच हो जाए तो टिश्यू वगैरह भी डैमेज होने का खतरा होता है। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग अलाउज फिनोल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल दैट इज व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात में ये आता है कि हमारे पास जो फिनोल होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। वैसे भी सॉल्युबल इसलिए होगा क्योंकि आपको दिखता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है वो हमारे पास होता है और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसी तरीके से कार्बन भी पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर पोलैरिटी भी जनरेट हो रही है। तो जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी जनरेट होती है तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मतलब सॉल्युबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात लिखिए कि वो एरोमेटिक रिंग के साथ जो अटैच होता है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुरी होती है इसके अंदर फिनोल के अंदर, इसीलिए वो वाटर के अंदर भी जो है वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को समझा रही थी तो मेरी मम्मा मेरे लिए खीर लेकर आ गई हैं कि खीर खा लो थोड़ी सी, फिर पढ़ लेना। आप लोग भी खा लें थोड़ी सी खीर। पता है पढ़ते हुए ना मीठा खाने से ना बहुत ज़्यादा आप फ्रेश हो जाते हो। और दूसरा अगर आपकी मदर साथ हो तो वो लाजमी पढ़ते हुए कुछ ना कुछ मुझे पता है बहुत बच्चे मेरे साथ इस बात पर रिलेट करेंगे कि जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं ना तो आपकी मदर्स बहुत इस चीज़ में आपको मतलब कि जो है ना वो कर रही होती हैं कि कभी पानी ला के दे रही हैं, कभी कोई चीज़ ला कर दे रही हैं खाने के लिए पीने के लिए, और ये बहुत बड़ी नेमत होती है। तो जो है अल्लाह पाक सबकी माओं को ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो अब खा के फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो हूँ वो इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। तो बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल की। तो फिनोल इज़ अ फेयरली एसिडिक इन रिएक्शन विद अल्कली और अल्कली मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास फिनोल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फिनोल जो है वो अल्कली मेटल्स और जो है ना वो सॉल्ट बनाने के लिए अल्कली मेटल्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सोडियम है और जो हमारे पास फिनोल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम फिनऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद इसी तरीके से आपको दिख रहा है फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम फिनऑक्साइड बना रहा है। ये सारे रिएक्शन बच्चों याद रखने वाले हैं, लिखने वाले हैं और इंशाल्लाह जब रिएक्शन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस, तो उसमें मैं इंटायरली हर रिएक्शन का मैंने लिखा हुआ होगा, तो आपको बिल्कुल भी जो है ना वो उसमें फिर अलग से लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए मेंशन की हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि pKa वैल्यू के बारे में है। जो pKa वैल्यूज़ होती हैं पीछे शायद हम पढ़ के आ चुके हैं या शायद हमने कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में पढ़ा था। pKa वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा कम होती है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी मतलब किसी भी कंपाउंड की उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, फिनॉल की भी और अल्कोहल की भी। तो यहाँ पे बात लिखी है pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल इज अप्रॉक्सीमेटली 10। जो हमारे पास pKa वैल्यू होती है फिनॉल की वो तकरीबन 10 होती है, फार लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड और हायर देन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से ज़्यादा होती है। अल्कोहल की pKa वैल्यू जो हमारे पास होती है वो थोड़ी ज़्यादा मतलब 15 से 18 के दरमियान में होती है और इसकी तकरीबन 5 होती है और इसकी 10। तो अब खुद बताएं इसकी 5 है, इसकी 10 है और इसकी समझ लें 16 है, ठीक है।
तो अब आपके हिसाब से pK वैल्यू किसकी कम है सबसे ज़्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल और फिर अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कंपेयरिंग फिनॉक्साइड विद इथॉक्साइड। अगर हम फिनॉक्साइड को इथॉक्साइड के साथ कंपेयर करते हैं, नोटेड दैट द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉक्साइड इज डीलोकलाइज्ड। जो हमारे पास फिनॉक्साइड का नेगेटिव वाला हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन होगा, ये हमारे पास डीलोकलाइज हो जाएगा इंटायरिंग थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस, और ये डीलोकलाइज होकर एक प्रोसेस में जाएगा जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, और फिर ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा उन्होंने रिएक्शन के बारे में हमें बताया था, यानी कि डीलोकलाइज होने का मतलब क्या होता है कि वो घूमता रहेगा, मतलब डीलोकलाइज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, एक और बात जो हमने कंपेरेबली यहाँ चीज़ पढ़नी है, जो हमारे पास फिनॉक्साइड होता है ना वो रिंग की शेप में होता है, और जो हमारे पास इथॉक्साइड होता है ये हमारे पास रिंग की शेप में नहीं होता, नॉर्मल होता है। ये फिनॉक्साइड जो है ना वो रिंग की शेप में होता है। इसके अलावा जो हमारे पास फिनॉक्साइड होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव ऑक्सीजन होता है वो डीलोकलाइज होता है, और जो हमारे पास इथॉक्साइड होता है वो हमारे पास थोड़ा कम स्टेबल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो है वो लोकलाइजेशन जो है वो नहीं हो रही होती उसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात करें तो फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड, और फिनोल बहुत सारे मेथड से बन सकता है। इसके जो हमारे पास कुछ दो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं वो हमारे पास हैं, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और फ्रॉम क्लोरीन बेंजीन, जिसको हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में क्या होता है हमारे पास कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट वाज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्सी एट 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूसेस सोडियम फेनॉक्साइड विद एन एसिडिफिकेशन यील्ड फिनोल। सोडियम बेंजीन सल्फेट जो होता है वो फ्यूज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, प्रोड्यूस करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड जो कि एसिडिफाइड होकर फिनोल बनाता है। इसके अलावा अगर हम क्लोरोबेंजीन यानी दाउस प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोबेंजीन वाज फ्यूज्ड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोबेंजीन को जो हमारे पास एक्वस सोडियम फिनॉक्साइड है उसके हाइड्रोक्साइड है उसके साथ पहले रिएक्ट करवा दिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और फिर हमारे पास आता है सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसको हम एसिडिफाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो डाइल्यूट करते हैं, और फिर हमें आखिर में क्या मिलता है? फिनोल मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं दाउस प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट की बात करें तो डायजोनियम सॉल्ट हम पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ के आ गए। इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड, ये एक लेबोरेटरी मेथड है फिनोल को बनाने के लिए, और इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद वाटर, इसमें बेंजीनियम डायजोनियम क्लोराइड जो है उसको हम वाटर के साथ हीट करते हैं और फिर वो फिनोल बनता है, और उसमें से एक गैस रिलीज होती है जिसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ना छोटे पैमाने पर जो काम होता है ना उसमें फिर हम लोग इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास लिखा है कि डायजोनियम सॉल्ट इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ -N2Cl अटैच्ड विद अल्काइल और एराइल कार्बन चेन। डायजोनियम सॉल्ट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर N2Cl के साथ जो है वो अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जो है वो कार्बन का अटैच हुआ होता है। ठीक है, अब हम रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल की बात कर लेते हैं। The aromatic part of phenol is similar to benzene, which favors the electrophilic substitution reaction. Aromatic part of phenol जो है वो सिमिलर होता है बेंजीन की तरह, और ये किसको फेवर करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। The hydroxyl group OH attached to aromatic ring is orthopara director and ring activator. जो hydroxyl group होता है ना जो अटैच होता है aromatic ring पे, वो orthopara director की तरह layer अटैच होता है, और it presents orients the incoming electrophilic towards orthopara position with a faster speed। और ये क्या करता है कि ये एक एज अ एक्टिवेटर यूज आ रहा होता है इस्तेमाल में जो OH ग्रुप होता है, और ये जो हमारे पास है ना जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होता है उसको या तो ऑर्थो की तरफ पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर देता है या फिर हमारे पास पैरा की पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर देता है, और बहुत तेज़ स्पीड के साथ करता है, इसीलिए इसको हम एक्टिवेटर रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं। फिर अगर हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल की बात करें तो फिनोल टाइपिकली अंडरगोज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 2 तरह के रिएक्शन होते हैं जो फिनोल करता है। एक तो उसमें हमारे पास आता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहा होता है, और दूसरा उसकी एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व हो रही होती है। अब इन द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है तो OH पार्ट
नॉट यूजली ब्रोकन टू फॉर्म सब्सटेंस सच एज सॉल्ट एंड ईस्टर्स। इसमें क्या होता है कि OH टूटता है और क्या बनाता है, या तो सॉल्ट बना देगा या तो ईस्टर बना देगा। विच आर सिमिलर टू दोस ऑफ एल्कोहल, और ये एक तरीके का एल्कोहल भी, यही एल्कोहल में भी ना इसी तरीके का रिएक्शन हो रहा होता है। इन द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरे में द एरोमेटिक रिंग ऑफ फिनोल अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन होगा उसमें एरोमेटिक रिंग जो है फिनोल की, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके के रिएक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हम सल्फोनेशन के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। द रिएक्शन ऑक्यूर ड्यू टू एरोमेटिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन कब होता है, एरोमेटिक पार्ट में होता है उस मॉलिक्यूल के, जो जिसके हम फिनोल के भी जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल आर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस होते हैं ना फिनोल्स के, वो होते हैं या तो वो नाइट्रेशन होती है, या सल्फोनेशन होती है, या फिर हैलोजिनेशन होती है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट होते हैं। इसमें नाइट्रेशन आ जाती है, हैलोजिनेशन आ जाती है और सल्फोनेशन आ जाती है। तो पहले हम नाइट्रेशन की बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम सल्फोनेशन और फिर हैलोजिनेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन का मतलब ऐसे होता है कि एडिंग नाइट्रोजन, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब आप नाइट्रोजन को ऐड कर देते हो तो उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ पर उसकी नाइट्रेशन करें। फिनोल ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर हम फिनोल को ट्रीट करेंगे डाइल्यूट यानी लिक्विड नाइट्रिक एसिड के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर्स आएंगे, एक वो मिक्सचर आएगा जिसमें जो है वो ऑर्थो की तरफ होगा नाइट्रोफिनोल, और एक ऐसा मिक्सचर आएगा जिसमें जो है वो पैरा की तरफ होगा नाइट्रोफिनोल। अब इसमें हमारे पास बुक के अंदर एक जो है वो तादाद भी मेंशन की गई है कि तकरीबन ज़्यादा जो हमारे पास नाइट्रोफिनोल है ना वो हमारे पास ऑर्थो की तरफ मौजूद होगा, और 45% जो है वो हमारे पास फिनोल की तरफ जो है यानी पैरा उसकी तरफ जो है ना वो मौजूद होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसके आगे लिखा है कि व्हेन फिनोल हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। जब हम फिनोल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास 2,4,6 जो है वो ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहाँ पर हमारे पास डू यू नो के अंदर लिखा है कि पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो होता है ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। समझे चीनी है लेकिन वो येलो कलर की है। इट इज एक्सप्लोसिव इन ड्राई फॉर्म, दैट इज वाई इट स्टोर्ड इन बॉटल्स अंडर अ लेयर ऑफ वाटर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। इनका रिस्क बहुत होता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए, समथिंग कुछ ऐसा हो जाए तो ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो इसीलिए इनको एक ड्राई फॉर्म में रखा जाता है, और दूसरा इनको स्टोर किया जाता है बॉटल्स के अंदर, और इनके नीचे एक वाटर की लेयर होती है, यानी कि एक वाटर की लेयर के नीचे इनको रखा जाता है ताकि ये एक्सप्लोजन ना कर सके, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए कि ये एक्सप्लोड ना हो जाए। ठीक है, अब हम सल्फोनेशन की बात करें तो जब हम फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें फिनोल सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और हाउएवर द रिलेटिव पोर्शन ऑफ आइसोमर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और जो आइसोमर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, यानी ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर भी पढ़ लेते हैं कि किस टेम्परेचर पर ऑर्थो बनेगा और किस टेम्परेचर पर हमारे पास पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर हम बात करें कि हम 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो ऑर्थोफिनोल सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और अगर हम बात करें कि हम 100 डिग्री पर करेंगे तो हमारे पास पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। मतलब दोनों के रिएक्शंस सेम है, सिर्फ हमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि या तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा या तो पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर हम 15 से 20 डिग्री के दरमियान रखेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ऑर्थो बनेगा, और अगर हम जो है वो 100 डिग्री के दरमियान रखेंगे तो हमारे पास पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब हम लोग लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास हैलोजिनेशन आता है। इसमें कह रहे हैं फिनोल रिएक्ट करेगा अगर एक्वस ब्रोमीन के साथ। अच्छा, एक्वस ब्रोमीन का क्या मतलब होता है बच्चों? एक्वस ब्रोमीन से मुराद है एक ऐसी ब्रोमीन जिसको पानी के अंदर डिजॉल्व किया हुआ, इसलिए हम उसको कह रहे हैं एक्वस ब्रोमीन। तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई ट्रिब्रोमोफिनोल जो है वो बनता है। अच्छा खैर, अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि फिनोल जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ तो जो कार्बन पे जो है ना वो अफेक्ट करता है, वो टेट्राक्लोराइड कार्बन यहाँ पर होता है, उसके साथ अफेक्ट करता है। फिर हमें मिक्सचर के देता है किसका, दोनों चीज़ों का मिक्सचर देगा, यानी कि जो हमारे पास ये ब्रोमीन है ये ऑर्थो पे भी होगा और पैरा पे भी जो है ना वो हमें दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, फिर इसके बाद मतलब कि हमारे पास दोनों चीज़ें आएंगी, ऑर्थो वाला भी आएगा और पैरा वाला भी आ जाएगा।
अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ तो हमें क्या होता है, फिनोल को अगर हम एसिडिक कंपाउंड है तो उसको द हाइड्रोजन एटम ऑफ इट्स हाइड्रोक्सिल पार्ट इज आयोनाइजेबल। अब आप लोगों को पीछे भी हमने पढ़ा कि जो है फिनोल आयोनाइजेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो अलग हो सकता है। आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि वो इजीली अलग भी हो सकता है। दिस फिनोल व्हेन रिएक्ट्स विद हाईली एक्टिव मेटल, जब फिनोल को किसी हाईली मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जैसे सोडियम के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो सोडियम को डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ऑक्सीजन एटम का, OH का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, इन द फिनोल फॉर्मिंग सोडियम फेनॉक्साइड। और फिर हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है विच इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हमारे पास बनता है यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड, ये एक इंटरमीडिएट है, यानी बहुत सारे रिएक्शन जिसके बाद परफॉर्म होते हैं, ये दरमियानी हिस्सा है और ये आगे बहुत सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल की। इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि आपको पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है जिसको हम कहते हैं K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज कैटलिस्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो K2Cr2O7 होता है, सॉरी हाँ K2Cr2O7, ओके, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो H2SO4 है वो कैटलिस्ट है। तो जब हमारे पास ये फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजोक्यूनिन बन जाता है जो कि येलो कलर का होता है। यहाँ पर हमारे पास डू यू नो के अंदर लिखा हुआ है कि बेंजोक्यूनिन हैज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इट्स यूज एज रॉ मटेरियल में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन में यूज़ हो रहा होता है, पॉलिस्टर पॉलीमर्स में यूज़ हो रहा होता है, यूज एज अ फोटोग्राफिक डेवलपमेंट एजेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक में भी इवन के ये यूज़ हो रहा होता है। और ये कब होता है, जब हम ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं फिनोल की। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ हो रहा होता है यहाँ पर हमारे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये आप लोगों के पास ना एक ग्राफ है, इसको आप अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का लाइक समझाने वाला नहीं है, सिंपल बता, आपको फंक्शनल ग्रुप बताया, आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, फिनॉल का हमारे पास AR के साथ OH होता है, लाइक अराइल के साथ अटैच होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी। फिर इसके अलावा अल्कोहल के बारे में बताया, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा, इसका हाई होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pK वैल्यू कम है जो, और आपको पता है कोई वीक एसिड है तो उसकी pK वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ये थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, ये को कम रिंग्स बनाता है और ये ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स को फॉर्म करता है। सिंपल सा इसमें सिर्फ इतना स्ट्रक्चर था जो कि बताया हुआ था। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ फिनोल पे। फिनोल के जो यूजेस होते हैं, एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, इसके अलावा सोप बनाने में, प्लास्टिक के लिए यूज़ होता है। ऑर्नामेंट्स क्या होता है बच्चों, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है जो स्किन पर लगाने वाली चीज़ें होती है ना, मोस्टली उनको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा पिक्रिक एसिड के लिए यूज़ होता है, या फिर फिनोल उथाइलिन के लिए भी यूज़ होता है। लेबॉर्ट्री के अंदर ये मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। इंक प्रिजर्वेटिव के लिए भी ये यूज़ होता है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि अल्कोहल है या फिनोल है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है फॉर अल्कोहल, वो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है सोडियम मेटल टेस्ट और एक होता है ईस्टर टेस्ट। और अगर हम फिनोल की बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल के भी दो टेस्ट होते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल के लिए जो दो टेस्ट होते हैं, सोडियम मेटल और ईस्टर टेस्ट। सोडियम मेटल में क्या होता है, अल्कोहल रेडिली का मतलब है अल्कोहल बहुत तेजी से रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ रूम टेम्परेचर पे और क्या बना देता है, सोडियम एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाती है। ब्रिस्क एफरेंस इन द सॉल्यूशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ब्रिस्क एफरेंसेस का क्या मतलब है कि झाग की तरीके की सी चीज़ें बनना स्टार्ट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनिक मिक्सचर जो हमने बनाया इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है। इसके अलावा जो ईस्टर वाला हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, अल्कोहल को हीट किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इसमें से फ्रूटी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर की कैसी स्मेल होती है, थोड़ी सी फ्रूटी स्मेल होती है। अच्छा, वैसे इसका जर्नल रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल को एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो वो ईस्टर बन जाते हैं। तो ये बस जर्नल से एक सिंपल सा रिएक्शन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो फ्रूटी सी स्मेल नहीं देगा, इसका मतलब हमने अल्कोहल को रिएक्ट नहीं करवाया और उसके अंदर अल्कोहल मौजूद था ही नहीं। और अगर अल्कोहल मौजूद होगा तो ईस्टर बन जाएगा, इसका मतलब फ्रूटी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल की, कि फिनोल को कैसे हम लोग पता चलता है फिनोल का। फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फ्रेशली प्रिपेयर होता है एक बार सॉल्यूशन से फेरिक क्लोराइड, जो कि इसमें ऐड करते हैं फिनोल को और ये फेरिक फेनॉक्साइड बन जाता है।
इसमें एक वायलेट कलर की अपीयरेंस हो सकती है, ब्लू और पर्पलिश कलर की इसमें इंडिकेशन हो सकती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिनोल मौजूद है। अगर तो इस तरह की ब्लू वायलेट सी जो है ना वो हमें पर्पलिश सी कलर दिखेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो फिनोल मौजूद है, और फिर हम समझ जाएंगे। अगर हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करें तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सेकेंड ईयर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मेरे ख्याल से ये एफडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है फिनोल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और ऑर्थोपैरा पोजीशन पर रिंग्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउन कलर जो होता है ना ब्रोमीन का, वो हल्के हल्के डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, और वाइट प्रेसिपिटेट आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि इसमें फिनोल मौजूद है। ईथर्स की बात करते हैं। ईथर क्या होता है? ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है ROR, और ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम जो है बॉन्ड किया होता है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बॉन्ड होता है दो अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ। इसकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, और कॉमनली ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। असिमेट्रिकली और सिंपल ईथर इज दैट विच बोथ ग्रुप्स आर सेम टाइप, वेयरएज अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखिए एक सिमेट्रिकल ईथर वो होता है जिसके दोनों टाइप सेम होंगे, जैसे कि अनसिमेट्रिकल मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स। अच्छा इसमें सिमेट्रिकल भी होता है और अनसिमेट्रिकल भी होता है ईस्टर के अंदर। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं ईथर की स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली। अच्छा मैं इस चैप्टर पे एंड कर दूंगी। 2 चैप्टर हो गए हैं आप लोगों के ऑर्गेनिक के, इंशाल्लाह मैं हल्की हल्की आप लोगों को सारे करवा दूंगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिलहाल 2 चैप्टर जो है ना वो बहुत है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की। द ज्योमेट्री ऑफ ईथर मॉलिक्यूल इज बैंड शेप सिमिलर टू अल्कोहल एंड वाटर। ज्योमेट्री जो होती है ईथर मॉलिक्यूल की वो थोड़ी सी बैंड शेप की होती है, जैसे कि अल्कोहल की होती है और या वाटर की होती है। हाउएवर जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का ईथर मॉलिक्यूल का, ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बच्चों ये डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ईजी होता है, मतलब याद करने वाली चीज़ें होती हैं, इनको याद कर लेना। विच इज़ लार्जर देन वाटर, ये वाटर से थोड़ा सा लार्जर होता है, क्योंकि वाटर का आपको पता है 104.5 होता है और अल्कोहल का 108 होता है, तो ये इन दोनों से लार्जर होता है ईथर का जो मॉलिक्यूल होता है। फिर ये हाइब्रिडाइजेशन करवाता है ऑक्सीजन एटम की, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन डिपेंड करते हैं नेचर पे कि अल्काइल या अराइल ग्रुप की नेचर कैसी है, यानी ऑक्सीजन एटम की नेचर कैसी है। या अगर तो अल्काइल होगा तो sp3 होगा, और अगर तो अराइल होगा तो sp2 होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब बात करते हैं, अच्छा ये आपको वाटर का स्ट्रक्चर दिखाया, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिखाया, ये ईथर का, ये थोड़ा सा 104 है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा 108, ये थोड़ा सा बड़ा 110 वाटर। अच्छा इसके बाद हमारे पास द ग्रेटर कार्बन, जो हमारे पास जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतना ही ईथर जो है हमारे पास ग्रेट रिपल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसके अंदर रुक जाएगी। अच्छा इसके अलावा हम अगर प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम ईथर को बना सकते हैं। अब इसका सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं। जब हम बहुत बड़ी तादाद में अल्कोहल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर, तो हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से जिसके बाद हमें जो है वो ईथर मिल जाता है। ठीक है, H2SO4 यूज होगा कंसनट्रेटेड और 140 डिग्री पर इसको हम करेंगे। जैसे हमने इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, यानी हमने बहुत एक्सेस में अल्कोहल लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और फिर उसको हमने रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आखिर में ईथर बन जाएगा। अब विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं कि हमें इससे किस तरीके से ईथर मिल रहा है। इट इज़ वेल नोन मेथड, ये बहुत ज़्यादा वेल नोन मेथड होता है ईथर को प्रिपेयर करने का। इसमें क्या होता है कि अल्कोक्साइड जो है उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है, वो रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ और क्या बना देता है, ईथर बना देता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे सोडियम इथॉक्साइड है इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और डाइथाइल ईथर बन गया। तो अल्कोक्साइड ऑब्टेन्ड हो गया हमारे पास अल्कोहल के साथ और सोडियम के साथ। अच्छा यहाँ पर हमारे पास लिखा है सिमेट्रिकली अगर तो होगा तो डाइमिथाइल ईथर जो है वो बोथ साइड पे ईथर होंगे, और अगर वन सिमेट्रिकल बनेगा तो इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे उसको, यानी एक साइड पे इथाइल होगा और दूसरी साइड पे मिथाइल होगा। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर दोनों गैसेस की फॉर्म में होते हैं, जबकि जो उसके हायर मेंबर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा हमारे पास जो है ना वो वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में होता है। वॉलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो बहुत जल्दी से एवापोरेट होने की उसके अंदर खसूसियत होती है। अच्छा ये गैसेस और लिक्विड जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे हमें बताए जा रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर उनका वो ये गैसेस होंगे या फिर ये लिक्विड होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास दिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है अल्कोहल के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ईथर मॉडरेटली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है उनके अंदर मॉलिक्यूल को जो है ना पोलर बनाती है। हाउएवर ये जो है वो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अल्काइल और एल ग्रुप। जैसे जैसे कार्बन अल्काइल और एल ग्रुप के बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, यानी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी।
केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ईथर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, लो रिएक्टिव शो करते हैं न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये एज ना एनीथीसिया वगैरह में ज़्यादा ये काम आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एटम है ईथर का, वो लोन पेयर उसके पास होता है और ये वीक बेस की तरह एक्ट करता है और ये रिएक्ट कर सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और क्या बना देता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना सकता है। और जो ऑक्सोनियम सॉल्ट होता है ये हमारे पास स्टेबल होता है। एसिड इफ एसिड इज कंसनट्रेटेड बट नो डाइल्यूशन विद वाटर इट एसोसिएट टू रिफॉर्म ईथर एंड एसिड। अच्छा, ये हमारे पास अगर हम इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करते हैं ना तो ये ईथर और एसिड को रिफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि रीज़न ये कि वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, ईथर के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे हमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं कि बेस जो है वो एज इलेक्ट्रॉन डोनर काम करता है और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ईथर की, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। ईथर हमारे पास एज सॉल्वेंट यूज़ होता है वैक्सीज, गम्स, रेजिन्स के अंदर, ऑयल्स के अंदर। डाईथाइल ईथर जो होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट यूज़ होता है वर्स रिएक्शन के अंदर, और प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट में भी डाईथाइल ईथर का बहुत बड़ा काम होता है। तो बच्चों 2 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों को 2 चैप्टर तो कम से कम प्रोवाइड करूँ। अगर मैं अभी भी रुक जाऊँगी, इसको अपलोड नहीं करूँगी, तो मेरे ख्याल से ये फिर पीर तक ही जाएगा मामला। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी इसको अपलोड कर दूँ। और ये 2 चैप्टर हो गए। एल्डिहाइड कीटोन बहुत छोटा चैप्टर है। अब मैं इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगी ना वो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोकेमिस्ट्री और ट्राई करूँगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसमें लगा के 4 चैप्टर, नहीं तो 3 चैप्टर की तो कंफर्म वीडियो इंशाल्लाह ताला कल ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो रिएक्शन पे आएगी और बीच में कहीं इंग्लिश का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँगी अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो। असल में मेरे फ़ोन की स्टोरेज बहुत फुल हो गई है, तो मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर एक डिलीट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, तो ये सारे मसले चल रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिहाइड्रेट रहिएगा। खुदा हाफिज़।